Yes, so we are discussing about अमृतसर. उसका पेड है, मतलब पेड है कि इनफैक्ट. 1000 या 1500 कितना बता रहे हैं इसमें. तो अगर 1500 है तो फिर देन ऑब्वियसली पीपल हु थिंक दे कैन हैव बेटर ऑप्शंस दे मे नॉट फिल इट. दैट्स माय सजेशन. सर हम्म. गॉट इट। हम्म. सर आपने बोला कि मेरा आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन वो लिमिट 500 वर्ड का है, तो अगर मैं छोटा करके दूंगा तो वो लोग अजीब नहीं लगेगा उन लोग को? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि 500 वर्ड मैक्स होता है. 500 वर्ड डज नॉट मीन दैट वी हैव टू फिल दैट वॉट एवर वी वॉन्ट फॉर. चलो, मैं इसमें हम डिस्कस करते हैं. लेट अस गो टू the form questions in CV, and particularly this is with respect to I am Kozhikode and I am Amritsar. And of course, as we go along, we'll have different forms of different institutes, which we'll keep addressing as the time goes. But the broad contours remain the same, right? So we will just discuss इसमें आपको सर किस एक तरीके से. लास्ट बात, सर आप हाँ मुझे हाँ, बोलो व्हाट्सएप बोलो. ग्रुप पे ऐड कर देंगे अपने हाँ जीडी हाँ, के मैं वाले ऐड कर में? देता हूँ आपको. आई ऐड और सर, यू. अच्छा मैं आपसे डीएम कर दूंगा क्या क्या करना है। हाँ हाँ, आप मुझसे डीएम कर देना, कोई इशू नहीं. ठीक है. हाँ। तो अभी हम कोई कोड का देख लेते हैं. यहाँ पे ये जो आपको भेजा गया है, ब्रीफली आउटलाइन योर प्रोफेशनल प्लान्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स इन योर ओन वर्ड्स, explaining and substantiating why you want to do PGP and what do you expect from it. Now, this is nothing like why MBA, right? Camouflaged as this question, right? ये और कुछ नहीं है. इनफैक्ट वाई एमबीए और प्लस योर गोल्स, तो इन दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है, राइट? योर करियर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इन एनी केस व्हेन यू एक्सप्लेन योर वाई एमबीए देन योर गोल्स हैव टू फीचर इन, राइट? सो it's like why MBA question only, and also why you want to do PGP and what do you expect to get from it. So this adds a little bit of flavor that you can bring in from Kohi code. So here you can have this answer in three parts, let's say. Ideally, the first part would be like what you are currently and what are your objectives, right? What your goals in life are, right? Or career goals are. And the second part could then outline what an MBA will do for you, like in general, what an MBA will do for you. And then the third part could outline what IMK specifically you expect to gain out of that and how it will add to your achieving your objectives, right? So broadly, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसमें 3 पैराग्राफ ही बनाएं, but roughly it should capture these three, right? Now I have tried to create some sample answers to this question based upon some random profiles, okay? जो कि हो सकता है आपके किसी से मैच करती हो, किसी से नहीं करती हो. तो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने कुछ 2-3 बनाए. इसमें एक तो क्या क्या चीजें हैं ये, जैसे हम कर लेते हैं 5 क्वेश्चन जो है ओवरलाइन, जो जिसका ओवरव्यू ले लेते हैं. तो प्रोफेशनल प्लान्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स, हाईलाइट योर एस्पिरेशंस इन यूनिक वेज. एन एमबीए एट IIM Kozhikode bridges the gap between your current skills and future goal, right? तो ऑब्वियसली इसको आपके करंट स्किल जहाँ पे हो तो गैप होना चाहिए जो आप आज हो और आपको जहाँ जाना है. एंड बी स्पेसिफिक अबाउट हाउ द पीजीपी अलाइंस विद योर विजन. ठीक है. देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वाला हो गया आपका. रिफ्लेक्ट ऑनेस्टली ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड बैक देम अप विद रियल लाइफ एग्जांपल्स and address your weaknesses constructively, focusing how you're actively working. And then most significant accomplishment, this could be anything, right? Now this could be anything. Suppose you got into a tier 1 institute in your undergrad. That could be a very significant achievement. Or you did some, something in your workplace, right? आपने कुछ ऐसा कुछ आपको accomplishment है जो आपको लगता है कि हाँ वर्थ है. और या आपके स्कूल में या एकेडमिकली आपको लगता है कि आपने कहीं पे कुछ झंडे गाड़े हैं. या या कुछ भी आप सी समथिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट रेजिलियंस, एक लीडरशिप और इनोवेशन. तो इस तरह की कुछ चीज हो जो कि आपके इसमें ऐड करे. And make it impactful by emphasizing the lessons learned and value you created. So you can always list out that how you became a much better person or how it added value to you, and all of those things. And then your hobbies, right? Go beyond listing hobbies, so they how shape your personality. So say for example sports, right? If you are active in some sports that is a teamwork, right? You play soccer or you play hockey or something, cricket. एंड चेस सपोज है तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड ऑल. तो ऐसा कुछ उसको अगर आप लिंक करोगे, राइट? इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग देन यू कैन talk about how the reading has kind of broadened your horizon and done, or given or added value to you. And then any other information. Now see, it is not mandatory to fill this. However, this is an opportunity to share something which is not reflecting in your whatever questions are you've answered or your form or anywhere. मतलब उसमें तो
मोर हार्ड फैक्ट्स होते हैं, आपके कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे क्या किया आपने। तो if you've got some unique experiences like some entrepreneurship you had, or some kind of a initiative you had taken somewhere, some volunteering you had done, or somewhere you had some overcome some challenges, right? Life में कभी हो सकता है stumbling blocks आए हो आपके, and you overcame those, किसी भी तरह के आपके, जैसे some of you have done some work maybe which is not backed by some certificates or some such testimonials, but if you think that they can showcase you in a very positive light and you can talk about them, देखो इसमें important ये होता है कि इसमें हमें ब्लफिंग नहीं करनी है, राइट? वी डोंट हैव टू kind of just write something to look good or sound good. That one thing is very very important, okay? Anything that you feel here, okay, उसको बहुत सीरियसली और डेप्थ तक वो एक्सप्लोर करेंगे, राइट? दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोब यू ऑन दिस। तो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल दैट इवन इफ एनी वर्ड दैट यू मेंशन, अगर आपने चेस भी वहां मेंशन कर दिया है, या फुटबॉल मेंशन कर दिया है, या म्यूजिक मेंशन कर दिया है, या डांस मेंशन कर दिया है, आपने कुछ भी चीज जो आपने कर दी है, तो देन बी प्रिपेयर टू बी प्रोब्ड डीपर इनटू इट। ओके, तो ये संभाल लेना आप, मतलब रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कि क्या पढ़ा है, हाँ भाई हम सुबह कल न्यूज़पेपर पढ़ के आ गए, ऐसा नहीं है, राइट? सो बी वेरी केयरफुल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी टू validate those, but don't write anything which you cannot substantiate and talk about very well there. अकम्पलिशमेंट, नो नो नॉट नेसेसरी। सो क्वेश्चन आ गया कि अकम्पलिशमेंट क्या आपका एकेडमिक या वर्क एक्सपीरियंस से होना चाहिए? जरूरी नहीं है, राइट? आपका पर्सनल लाइफ से भी आ सकता है, राइट? समबडी फेस्ड सम डिफिकल्ट टाइम्स, मे बी कोविड टाइम्स में बहुत डिफिकल्टी हुई आपको, मे बी यू आर यू हैड not the adequate or inadequate resources, but you had to still perform, okay, whether it was in academics or it was in somewhere else, and you मे बी योर, सी, हो सकता है कि आपका एकेडमिकली जो स्कोर है सपोज 90% ही है, नाउ फ्रॉम वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स, और मे बी 85 हो सकता है कि वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, बट आपके लिए वो इटसेल्फ वाज एन अकम्प्लिशमेंट, बिकॉज इफ यू हैड नॉट शोन दैट काइंड ऑफ करेज, और यू हैड नॉट डन दोज थिंग्स, मे बी यू वुड हैव बीन लैंग्वेजिंग एट 70। तो भले ही दुनिया की नजरों में 85-90 की ज्यादा वो नहीं हो, लेकिन आपकी नजरों में है तो आप उसको बताओ, दिस आई कंसिडर माई मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट बिकॉज ऑफ these many reasons, and how see this, like how it showed your resilience. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सागर। सर जैसे अकम्पलिशमेंट कितनी पुरानी हो सकती है, मतलब लेट्स सपोज अगर स्कूल तक की हुई तो दैट वर्क्स, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्कूल पुरानी? में जो आपके जनरली देखा गया है कि 11वीं 12वीं तक चलेगी, ओके। उसके बहुत पहले की ठीक है, मतलब सी इफ इट इज रियली सिग्निफिकेंट, है ना, सपोज किसी के यहाँ कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई है, वो ओवरकम करके आ गए आप, या कोई, मतलब वो भी बहुत बचपन की ना हो, मतलब एक थोड़ा सा बैलेंस देखना पड़ेगा कि क्या आपको कुछ मिल सकता है उससे बेटर, ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स, दैट विल बी बेटर। ओके, ऑलराइट। सो सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट में सी कुछ भी हो सकता है, हाँ, मतलब आपने किसी को हेल्प भी कर दी, अगर सपोज करो कि आई हेल्प समबडी, आई टॉट समबडी, मतलब प्रो बोनो, विदाउट, गरीबों को पढ़ाया मैंने और उनको मैंने अच्छे मार्क्स दिलवाए, ठीक है यार, दैट्स योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट, दैट्स वेरी गुड। ओके, डोंट फील शाय ऑफ मेंशनिंग इट, अगर ऐसा है तो, राइट? आपने किसी किसी को कोई हेल्प करी है किस तरह से, और उनको खड़ा किया अपने पैरों पे, या कुछ भी तरीके से, तो आप मेंशन कर सकते हो उसको। तो जरूरी नहीं है कि एकेडमिक्स या वर्क एक सही हो। यस शुभांशु। सो रेजिलियंस के अंदर पर्सनल ट्रेजेडी या एक्सीडेंट भी आ सकता है, कॉज हाँ, आ सकता आई है। वाज इन सो बिल्कुल आ आई वाज सकता इन है। अ एक्सीडेंट, तो मतलब दैट वाज मतलब हाँ, बट डेडली ही हाउ था। दैट डिड तो नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम अकम्प्लिशिंग वॉट एवर यू राइट। वांटेड टू, है ना, हाउ दैट डिड नॉट सेट यू बैक, हम्म। ओके, और बिकॉज इट कुड इजीली देन डिरेल योर होल थिंग, तो आपने कैसे उसको प्रिवेंट किया डिरेलमेंट से, वो आप स्टोरी बता सकते हो उसमें। यस, यस सुशांत। सर जैसे सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट में मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, वॉलंटियरशिप, हम्म, मतलब इंटर्न नहीं था मैं, लेकिन हम्म, साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबीइंग ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हम लोगों ने काम किया था। और मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि कितने, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेट कर सकते हैं नंबर्स को इम्पैक्ट हाँ हाँ, दिखाने के लिए, जैसे कर सकते हो, वो कर की सकते हो, कम्युनिटी बनाई थी, कर सकते और हो, कर सकते हो। देखो, ऑफलाइन मीटिंग। जी। हाँ, ओके, गो अहेड, गो अहेड, या जस्ट। ये सर मैं बोल रहा था ऑफलाइन मीटअप
हम लोगों ने किए थे टू नो अबाउट देम एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, तो 10-20 या फिर मैक्सिमम 15-20 लोग आते थे, तो हम्म, उसे इन्फ्लेट करके बोल सकते हैं 50 लोग आए थे, और बिल्कुल 4-5 बार करी थी 2 महीने के अंतराल में, बिल्कुल ये सब। बिल्कुल। देखो, दाल में तड़का, राइट, तड़का तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि वो सिर्फ तड़का ही है। वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस दैट वी हैव टू मेक इट स्पाइसी, राइट? सो द बेस शुड बी देयर, ओके, और 70-80% शुड बी देयर, एंड यू कैन डेफिनेटली हाइप इट अप। वो सब वो कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू सो। बट अगेन, कि कुछ भी नहीं है और उससे क्रिएटिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल इज डेफिनेटली नॉट अलाउड, बिकॉज देन यू विल बी कॉट। Okay, so you should have an idea. You should be prepared to kind of defend whatever they are ask questions they are asking. तो Uh, इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे प्रेजेंट डे सिनेरियोज के बारे में ये लोग पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है इंडिया में, हम्म सुसाइड रेट्स और उन सब का, साइकोलॉजी तो काफी बर्निंग टॉपिक है इस टाइम पे, हम्म। सुसाइड ऑल का, तो हाँ, फिर। मतलब आपकी उससे क्या अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई है और कैसे आप उस चीज को देख रहे हो और क्या आप उससे अभी भी टच में हो। देखो, ये भी कई बार ऐसा भी होता है कि आप बोल सकते हो कि भाई ये हमने उस टाइम पे किया था, और उसके बाद में फिर देन ऑब्वियसली देयर वर मोर प्रेसिंग थिंग्स, सो देन आई हैव नॉट रियली केप्ट इन टच विद दैट, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करंट ट्रेंड्स। अगर मतलब आपको नहीं पता है बहुत ज्यादा ना, या तो क्या है कि बेस्ट ये है कि पढ़ लो आप अभी, सी जो भी चीज आप बात कर रहे हो डेप्थ में अकम्पलिशमेंट की, तो उसके बारे में अभी क्या चल रहा है और व्हाट आर द वेरियस थॉट प्रोसेसेस, वो आप कर सकते हो उसमें अपना प्रिपेयर। ये सर कर तो सकते हैं, बट बहुत वास्ट फील्ड है ना हाँ, तो वास्ट फील्ड है, तो सर। आप उसको बोल सकते हो ये उस टाइम हमने किया था, दिस आई कंसिडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट। अब जैसे वही बात है ना कि कोई अगर सपोज करो कि कोई 12th के मार्क्स या कोई अपना ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत अच्छा अकम्पलिशमेंट मानता है, तो आप उसका मतलब ये भी नहीं ना कि वो उससे 100% वो चीज अभी की अभी पूछेंगे तो वो बता देगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप बोल दो कि आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन एंड डन सो मेनी अदर थिंग्स, सो ऑब्वियसली आई इतना मतलब टच में आई एम नॉट इन टच, राइट? ऐसा बोल सकते हो आप, वो कोई दिक्कत नहीं। ये सर गॉट। ओके। चलो, ऑलराइट। सर, हाँ। अकम्पलिशमेंट में कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं, लाइक अगर मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था ड्यूरिंग हम्म कॉलेज, हम्म। लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट ना हो तो? कोई बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, इसमें कोई आपसे वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, ओके। ही इज ओके सर। सिंपली asking you to tell a story that demonstrates your leadership, maybe your innovation, you did something out of the box, right? या लीडरशिप आपने कहीं पे हम्म दिखाई है, तो आपने यहाँ पे अगर हम्म इवेंट किया है बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली, तो लीडरशिप दिखा रहा है आपकी। और उस दौरान आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे जो कि ओवरकम किए होंगे, तो वो रेजिलियंस दिखा रहा है आपकी। बट ओनली थिंग इज दैट आप उसको सबसे सिग्निफिकेंट क्यों मानते हो, ये बताना आना चाहिए कि आप मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके पास पता पड़ा और भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन आप उसी चीज को बता रहे हो। तो वो देख लेना, थोड़ा सा टटोल लेना अपने आप को कि आप किस चीज को सबसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। यश। ओके सर। सर एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी इलेबोरेट कर देते हाँ, हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस को करता हूँ अभी इलाहाबाद, आई एम Right. जस्ट, ये तो जस्ट एक मैं अभी फर्स्ट वो है। अभी हम इसमें ये देखते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई जस्ट क्रिएटेड अ टिप, जस्ट हाइपोथेटिकल प्रोफाइल्स। हो सकता है कि कोई किसी से मैच करता हो आपके, तो डोंट काइंड ऑफ टेक इट हार्ड। नाम वाम किसी का कुछ भी नहीं है इसमें, एंड दिस इज जस्ट अ जेनरिक थिंग। ओके, तो सपोज कोई कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है जो कि फ्रेशर है, राइट, और वो इस चीज को अगर भर रहा है, राइट, और उसे फाइनेंस फील्ड में जाने का मूड है, तो long term goal is to establish as a successful professional in finance domain specializing in areas such as all of these. As a commerce graduate, ये आपकी current ये है, strong academic foundation है आपकी इसमें, but you realize that transitioning into all of this requires practical exposure, advanced technical expertise, understanding of global financial landscape. So this is you're trying to create a gap. So as I said कि आप currently कहाँ पे बैठे हुए हो और आपको जाना कहाँ है, राइट? उसके बीच में जो गैप है, वो गैप आपका एमबीए ब्रिज करेगा, राइट? तो आप अभी अपनी करंट सिचुएशन बता रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि अब आपको यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए। तो परस्यूइंग एन एमबीए विल ब्रिज दिस गैप by providing me with a robust understanding of financial tools, industry best practices, exposure to the blah blah blah, and also help me build a professional network within the financial sector. Over time, I aspire to grow to leadership role, contributing to this, driving value for clients and stakeholders. ये आपने अब सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था आपको, इसमें बता दिया कि एमबीए कैसे आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ देखो, अभी आई एम कोई कोड का जो है कुछ कुछ चीजें वहां पे है, कुछ आप देख सकते हो, मे बी यू कैन कनेक्ट विद अ फ्यू पीपल देयर और ट्राई टू, वो भी होता है कि अगर आपके कोई कनेक्ट्स हैं तो उनसे आप और इंसाइट वो ले सकते हो कि यार हाउ व्हाट व्हाट डिस्टिंग्विशेस, दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द साइट। तो आप वी कैन डिग डीपर देयर by trying to figure out that how it distinguishes. In fact, I'll also try to get some points and give it to you. Maybe कल तक मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको देने की, ये परसों तक है ना ड्यू आपका,
तो बाकी अदरवाइज आप जैसे ये लिख सकते हो कि स्टैंड्स आउट फॉर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इनोवेटिव पेडागोजी, इंटीग्रेट्स केस, ये तो खैर सभी के लिए है। इनवैल्यूएबल सब ये थोड़ा सा जेनरिक हो गया। एंड देन दिस यहाँ पे दे वर द फर्स्ट वन, आई थिंक द अम्बा सर्टिफिकेशन इनका पहले सबसे पहले हुआ था। और एक और सर्टिफिकेशन है, दिस एड्स फर्दर क्रेडिबिलिटी। और यहाँ पे एक IIMK का लाइव बिजनेस इंक्यूबेटर है, तो इट ऑफर्स द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ जेनरिक, जो कि एक कॉमर्स इकोनॉमिक ग्रेजुएट जो है वो अपने फ्रेशर में इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। Right? Now we will take a look at somebody who's an IT engineer with maybe 2 years experience in some firm like Infosys में हो, TCS में हो, कहीं हो, और या किसी उसमें भी हो, right? तो उसको उसको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, right? I'm sure many of you are aspiring to be product managers, right? So who bridges the gap between technology and business, driving the creation of innovative products that solve real world problems. तो इनके जो 2 years हैं, तो they equipped him with a strong technical foundation and experience in client delivery, जो भी आपका है, मतलब यू कैन फिट योर दिस थिंग हियर, बट आई रियलाइज दैट आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट वर्किंग एट इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर कस्टमर नीड्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो ये आपके गोल दिख रहे हैं, ये आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन मिल चुकी है और क्लाइंट डिलीवरी वगैरह आप कर लेते हो, लेकिन आप यहाँ पे जाना चाह रहे हो, राइट? इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कस्टमर नीड्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। MBA will help me develop the skills I currently lack, such as market analysis, product lifecycle management, strategic thinking, give me access to case-based learning, blah, 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 which are essential to transition into product management. I aspire to lead product teams in global tech company or launch my own tech-driven initiative venture, creating products that have a meaningful impact on users and business. नहीं, तो अब आपने यहाँ पे अपने आप को हेज भी कर लिया है। आप जैसे कई लोग बोलते हैं भाई हमें तो 10 साल बाद जाके अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर खोलना है या हमें अपनी स्टार्टअप खोलनी है, ये तो आप ऐसा एक कंक्लूसिवली मत बताओ उसको, आप इस तरह से उसको ओपन रखो कि आई एस्पायर टू लीड प्रोडक्ट टीम और launch my own. So depending upon what situation is there, whether I have got that kind of experience, that kind of background, that kind of network, or that kind of wherewithal to really launch my own startup or become a founder. तो वो डिपेंड करेगा आप उस टाइम पे कहाँ पे खड़े हो, कितना आपने सीख लिया है, राइट? जहाँ पे भी आपको वहाँ पे किस तरह का आपको एक्सपोजर मिला है, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? एंड देन यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू गो इनटू योर ओन वेंचर और कंटिन्यू विद दिस, राइट? यस शुभांशु। सर इसी के अंदर अगर मैं ये मेंशन करूं कि कमिंग फ्रॉम अ टायर टू कॉलेज and right now working in a startup, so moving ahead I want to work in some of the big fours and like that. तो मतलब अपलिफ्टमेंट इन करियर तो अभी बहुत नेगेटिव साउंड नहीं करेगा क्या इसमें? करेगा ना, तो आपको नहीं करना है ना वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू हैव टू से दैट यू आर फ्रॉम अ tier 2 or anything? राइट, See, you don't have to talk about your kind of, let's say, limitations of your current situation. You don't have to highlight those, right? You have to simply say that where you want to go. You don't have to say that I am currently I passed out of a tier 2 college and I am working in a startup which is not exactly the kind of company that I would continue with. ये सब थोड़ी बताना है आपको उसको। आपको तो ये बताना है कि भाई I am, I've got my basic degree which gave me all of this, and which I have now in all my work experience I put that into practice and learned these kind of skills. But obviously I would not want to restrict myself here. I would get into product management or roles with big tech companies who are creating kind of life changing products and those kind of solutions they are creating. So I want to be associated with them. I want to work there, and then ultimately I want to reach here. तो इस तरह से आप बना सकते हो, बट इसमें अपना नेगेटिव जैसा वो कुछ भी नहीं लाना है labor. right sir. Right? Okay, so this was a guy who was a IT engineer with 2 years experience. Now there is a guy who's basically an eco or a commerce graduate and he's already working in a consulting firm. ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी कंसल्टिंग फर्म में, राइट? सम ऑफ यू मे बी इन बेन और समवेयर, सम ऑफ यू मे बी इन अ स्मॉलर कंसल्टिंग फर्म, कहीं पे भी कर रहे हो आप। तो अब आपको वहां पे आप लेट्स से यू आर डूइंग सम शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, राइट? सो your long term goal is to leverage your experience in corporate finance and shareholder value analysis. So suppose आप वहाँ पे बेन में ये काम करते हो, right? To transition into a strategic leadership role in financial services industry. So working at Axis has provided me deep insight into mechanism driving shareholder value creation, has helped my develop my analytical benchmarking skills. However, to move beyond analysis and actively shape corporate strategy, I need to build a more holistic understanding of business functions, including strategy, leadership and operations. तो ये आपने बता दिया अभी कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ जाना है, राइट? और यहीं पे क्योंकि
जो लोग कंसल्टिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सपोज यू आर ऑलरेडी इन बिग कंपनी लाइक विच इज अ डिजायर्ड कंपनी, तो वो पूछेगा आपको कि व्हाई डोंट यू वांट टू कंटिन्यू हियर, व्हाट why do you want to do an MBA, not really continue here and move and achieve your goals? तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे तो ठीक है, आपको एक लिमिटेड उसमें एनालिसिस तक आपका डेवलप हो जाएगा, और आप वो एनालिटिकली वो थोड़ी करते रहोगे, आपको तो आगे जाके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी शेप करना है, राइट? यू हैव टू ड्राइव, you have to kind of be in a situation where you can give direction to the company, or choose and pick clients which you want to work with. अभी तो आप जिस सिचुएशन में आपको क्लाइंट, आप थोड़ी डिसाइड करते हो ये क्लाइंट लेना है नहीं लेना है, ये प्रोजेक्ट लेना नहीं लेना है, आपको तो प्रोजेक्ट आ जाता है, उसके बाद में आपको उसका बैकएंड वर्क दे दिया जाता है। ये ठीक है, चलो कुछ लोगों को भी क्लाइंट फ्रंट एंड भी काम दिया जाता होगा, लेकिन ऑब्वियसली शुरू में तो जब आप एक इको या कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो बैकएंड पे ही काम करते हो आप उसमें, राइट? तो आपको यू वांट टू गेट इनटू दोज रोल्स वेयर यू आर काइंड ऑफ मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड ऑल, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ जरूरत है। एमबीए विल इक्विप मी विथ advanced financial acumen, leadership skills, exposure to real world life challenges and all of this, and you want to use this for growth strategies and eventually become, ये जरूरी नहीं कि आप specifically बोलो now this person maybe wanted to become a chief financial officer or a corporate strategy head. You may want to kind of be into something else. You may want to get into investment banking for all you know, or you may want to get into private equity or something else. तो आप बता सकते हो, right, where you can drive value creation on a larger scale. This is kind of for somebody who's, तो ऐसे हम depending upon where what you are and where do you want to go, we can create, so आप लोगों को अगर जैसे some of you have already reached out and I'm trying to kind of give it a bit of a refinement, a little bit of a more insight, तो आप लोग भेज सकते हो, you can create yours basic framework, आप मुझे करके भेजना, क्योंकि obviously that is for you to do, and then I will kind of give it a shape, कि इसको ऐसे हम प्रेजेंट करेंगे। Okay, so this is about this first question, right? Let's go to the next one. इसमें किसी को कोई any doubt further, or all good? Okay, all good. Most significant achievement, right? तो आप जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, लीडिंग अ टीम प्रोजेक्ट एट माय प्रीवियस कंपनी दैट एम टू इंप्रूव आवर कस्टमर सर्विस प्रोसेस। सो ये एक ऑब्वियसली अभी एक वर्कएक्स वाले के लिए है, तो डिक्लाइनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो क्रूशियल टू एड्रेस दिस इशू, तो इन्होंने क्रॉस फंक्शनल टीम ली, ऑर्गेनाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस टू आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स, implemented a new customer feedback, get real time insights, blah blah, ये सब किया। Then obviously you have to write that what it taught you, so not just this, but how it improved or added value to you, importance of collaboration, data driven decision making, reinforce my belief in power of leadership, not only enhance my skills, deepen my understanding of this, which will be invaluable in my future, right? So ये आपका significant accomplishment हो गया। जो भी देखो, जिसके मतलब आप मे बी some of us feel daunted by this कि अरे यार हमारे पास तो इस तरह का कोई बताने को नहीं है, या कोई ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। See, just look within yourself. Everybody has got some or the other significant accomplishment. Maybe you don't assign that much value to it, but then trust me, आप उसको निकाल सकते हो अपने लाइफ की कुछ ऐसे अचीवमेंट्स को, और उनको प्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो इट्स नॉट necessary that you would have had to win an Olympic medal or kind of achieve 100 percentile in an exam to be able to talk about it. आपके अपने जो नॉर्मल अकम्पलिशमेंट्स भी हैं, उनको भी अगर आपको कुछ नहीं है तो उसको हम उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, next is your strength and weakness. Now see, ideally what I tell everybody is that you should basically be able to talk in points of 3, right? ये एक ट्रायड वाली टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब एक टेक्निक है, पॉइंट्स ऑफ 3, जो कि इफेक्टिव स्पीकर्स यूज करते हैं। इनफैक्ट ओबामा वाज द मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, दैट व्हाटएवर यू से इट शुड बी इन 3 पॉइंट्स एंड यू शुड अपफ्रंट हाईलाइट। ये तो चलो मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ आपको, मतलब लिखने में नहीं होगा वैसा। लिखने में तो चलो आप ऐसा करके एक टॉपिक दोगे, फिर दूसरा टॉपिक दोगे, उसके बारे में बात करोगे, लेकिन जब आप इसको बोल रहे हो तो you should say that okay, somebody asked strengths, so I consider these 3 as my most important strengths: the analytical ability, adaptability, and ability to create rapport with people. And then you start talking about each one of them. तो आपने क्या किया कि पहली, दूसरी, तीसरी पहले ही बता दी उसको,
एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपने एक या दो बताई, वो चुप चुप, अरे चुप चुप, ठीक है यार, हो गया, आगे चलते हैं। तो आपको कई बार अधूरा रह जाता है आपका आंसर, और ठीक से वो कई बार वो हम रैम्बल करते रहते हैं, एक पहले पॉइंट पे ही हम बहुत कुछ बोलते रहेंगे, तो फिर दूसरे तीसरे तक या तो पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर आंसर विल लुक काइंड ऑफ लॉन्ग वाइंडेड। तो इसलिए कोई भी मतलब मेरे हिसाब से जो अगर आपने 3 पॉइंटर्स हर बार हर चीज के बना के रखे, दैट वर्क्स बेस्ट, एंड दे शुड बी द टॉप ऑफ द माइंड, राइट? बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड अगर आपके रहे 3, तो दैट शोज दैट यू नो यू हैव गिवन इट ए थॉट, एंड इट्स देयर, लाइक इट इज काइंड ऑफ जेन्युइन। तो इसमें अभी दो दो ही है, राइट? यू विल हैव जस्ट 2। आई मीन इफ यू सी, इट्स नॉट काइंड ऑफ मैंडेटरी जब सबके 3 ही हो, और इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये 3 3 ही हो, या 3 2 नहीं हो सकते, या 2 3 नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं, राइट? 2 2 भी हो सकते हैं, एक एक थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, राइट? 2 2 तो रख लो मिनिमम, 3 3 मैक्सिमम, 4 नहीं रखने। डोंट गो टिल 4, ओके, बिकॉज 4 बिकम्स टू मच। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास 5 हो, बट देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज। ओके, यू कांट काइंड ऑफ गिव ऑल दोस 5 और मोर देन दैट। तो 3 से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं करना है। यस सुशांत। सर मेरा ये डाउट था कि जैसे स्ट्रेंथ का तो ठीक है कि आई विल लाइक टू नो देम अबाउट माई स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 या 3 बताना चाहूंगा। पर मैं खुद से 2 वीकनेस क्यों बताऊं? मैं अगर चाहूँ उसे मतलब कि एक ही बताता हूँ, नहीं मतलब मैं दिखाना चाहता अपनी ज्यादा वीकनेसेस। व्हाई शुड आई माई सेल्फ जम्प फॉरवर्ड व्हेन दे हैव नॉट मेंशन्ड द नंबर्स कि 2 लिखो या 3 लिखो? एक ही लिखने देखो से काम यार, नहीं चलेगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि दे हैव सीन इनफ द वर्ल्ड टू नो दैट people have more weaknesses than strengths. I mean, I can tell you with my experience of this world that however hard one tries not to accept it or show or whatever admit it, but people have more weaknesses than strengths. Okay, uh, so your point कि मैं क्यों अपने मुंह से ही अपनी वो करूं, राइट? तो देखो, sometimes it's how you present, and it's good to be realistic. Because if we, let's say that we have more strengths than weaknesses, then are you being very honest with yourself and with others? Or genuinely you think that, no, I don't have? There could be two things, right? If genuinely you think that you don't have, maybe. But मेरे हिसाब से 3 बताना कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा है कि आप, जैसे कि इस तरह के बहुत सारे ये घूमते रहते हैं, दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस, कि आपने अगर एक गलती बता दी, ये बता दिया, तो वो इट विल हार्म योर चांसेस। हाँ, यू शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, राइट? यू शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट। आपने अगर कोई स्ट्रेंथ में बताई है, तो फिर वो दूसरी तरीके से वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए, या कोई वीकनेस है तो वो आप उल्टी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं दिखनी चाहिए, राइट? दे शुड बी देन काइंड ऑफ टोटली mutually exclusive. Yes, Satish. Sir, would it be a good strategy to tell something which is generally considered as a strength to show No, it is as a weakness? Suppose no, somebody says कि मैं perfectionist हूँ as a weakness, so like does it work? no. All right. See, अब again, contradiction नहीं होना चाहिए. Okay, somebody says that I am a perfectionist, right? Now, in the strengths, that person has mentioned that I am a detailed oriented person. अब दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं? आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं डिटेल में घुसना चाहता हूँ, तो जो डिटेल में घुसता है वो परफेक्शनिस्ट होता है एक तरह से, राइट? यू आर नॉट सेटिस्फाइड टिल यू dot every I and cross every T. But on the other hand, you are showing it as a weakness by saying you are a perfectionist. तो आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। ओके, सो और दूसरा, डोंट कैमोफ्लेज अ वीकनेस एज अ स्ट्रेंथ, बिकॉज दे आर टू स्मार्ट, तो वो गलत होता है। यस सुशांत। सर जैसे मैंने अपनी एक स्ट्रेंथ लिखी है कि आई एम अ बोल्ड डिसीजन मेकर। जैसे कि आई एम गुड इन डिसीजन मेकिंग। आई व्हेन आई मतलब ठीक है, जैसे मैं प्रेशर सिचुएशंस में होता हूँ तो मैं डिसीजन लेता हूँ, तो इट टर्न आउट टू बी गुड एंड आई एम गुड विद दैट। और वीकनेस में मैं लिख रहा हूँ कि मतलब इम्पल्सिव। सर इसी का मतलब जो नेगेटिव होता है कि कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाता है। तो इट इज राइट और इज इट रॉन्ग? एम आई कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ? यस, सी, when you are saying that you are a bold decision maker, right? Now, bold decision maker in what sense? डिसीजन मेकिंग को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे उसका, तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर बेसिकली टेकन इन 2 ways. देर आर जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है या उसके बारे में पढ़ा है, तो डैनियल kahneman और ये जो ह्यूरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक होती है स्लो थिंकिंग और एक होती है फास्ट थिंकिंग।
Fast thinking means you take decisions based on gut feel or some thumb rules. And slow decision making is you do it on the detailed analysis information and what max information is available. तो दो तरह की डिसीजन मेकिंग होती है. अब आप अगर बोल रहे हो कि आई एम अ बोल्ड डिसीजन मेकर, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल which kind of categories of decisions do you take? And if let's say you say that I'm impulsive, then obviously it means that you are a fast decision maker, which means you rely more on gut feel or your heuristics or thumb rules. So therefore, that goes against it. क्योंकि एक जो डिसीजन मेकर है वो ऑब्वियसली देन इफ यू आर कॉल योरसेल्फ अ डिसीजन मेकर देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट आल्सो दैट व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस हैव यू टेकन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव वर्कड, हाउ मेनी ऑफ देम हैव नॉट वर्कड, राइट. तो अगर कोई उसमें फिर घुसना चाहेगा तो वो आपको फिर इस तरफ लेके जाएगा कि आप क्यों, आपको लगता है कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो और आप किस तरह से डिसीजन लेते हो. फिर आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो फिर आप जो वीकनेस में लिख रहे हो कि आई एम इम्पल्सिव, तो कॉन्ट्रडिक्ट होगा, राइट. Got it, sir. Yeah, okay. यस शुभांशु. So on the same point, like you mentioned, rapport building as a strength. So I find I resonate with it. And also mentioning weakness as a public speaking, does that also contradict या फिर ये चलता है? नहीं, Cause rapport rapport building rapport and public building in speaking a are small circle or one-to-one no, basis. no. Rapport building and public speaking are two poles apart. You can Okay. build rapport with people without having excellent public speaking skills. Public speaking तो मतलब आप एड्रेस कर रहे हो बड़े क्राउड को, और रैपो में तो वन टू वन होता है. रैपो बिल्डिंग इज वन टू वन. Right, sir. गोइंग एंड मीटिंग अ कस्टमर, राइट, आई एम डेवलपिंग अ रैपो विद हिम or her. So that shows that I have got a excellent interpersonal skills. So you can have excellent interpersonal skills, but you may not have a excellent public speaking skills. दूसरी बात देखो, आप लोग वीकनेस को थोड़ा सा मतलब ऐसे डेफिनेटिव तरीके से नहीं सोचना चाहिए हमको कि दैट वीकनेस इज गोइंग टू मार माय चांसेस और रूइन माय चांसेस. देखो वीकनेस आपको इसलिए बताई जाती है कि यार आर यू अवेयर ऑफ वीकनेसेस एंड व्हाट आर यू डूइंग टू एड्रेस दोस. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. कि चलो यार मुझे पता लगा कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग में ठीक नहीं हूँ, ठीक है, एग्रीड, लेकिन आपने क्या किया टू एड्रेस इट. तो किसी ने कहा यार हमने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया, राइट, दैट्स अ ग्रेट क्लब टू काइंड ऑफ इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. या हमने एक ग्रुप बनाया है वेयर वी मीट फ्रेंड्स मीट एंड वी काइंड ऑफ गिव अ लेक्चर काइंड ऑफ अ थिंग or present something to the other to the group and all where we meet regularly. So that's something which you are doing proactively, right. या आपने कुछ और इस तरह से किया है, जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया कि आई एक्टिवली सॉट अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट एट टीम मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स. तो आपने उसको एड्रेस करने के लिए इट्स लाइक समथिंग व्हिच यू फियर, यू शुड डू मोर ऑफ इट, right. If you have let's say fear of public speaking, then you should seek more opportunities, and then that's how you work on it, which has helped me gain more confidence. Yes, I'm still not there. In fact, अगर पब्लिक स्पीकिंग वाली बात है, देखो यार पब्लिक स्पीकिंग में ये तो कोई भी नहीं बोल सकता है एक्सेप्ट फॉर द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स कि वी आर एक्सीलेंट, राइट. एवरीबडी फील्स नर्वस हुएवर इट इज. जैसे क्रिकेटर चाहे सचिन तेंदुलकर हो, आपने सुना हुआ है, वो भी बोलता है कि व्हेन आई लीव टू बैट देन आई यूज्ड टू हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. तो इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेट्स से प्रोपोनेंट्स ऑफ एनी फील्ड, एक वो भी जब हैं वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो उनको नर्वसनेस तो होती है. तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ सेफ थिंग, राइट, लाइक अ वीकनेस. यस ठीक है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट. तो आपने क्या क्या किया, अगर आप मतलब बता सकते हो कि हाँ मैंने ये किया और मैं ये कर रहा हूँ और उसके कारण वो है, तो आप बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो डोंट थिंक दैट दिस विल गो अगेंस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. नाउ इफ यू मेंशन कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ वीकनेस, सम पीपल थिंक दैट यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वो है. तो यार आप उसको फिर क्वालिफाई करो ना, आप उसको बोलो कि किस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में आप जाना चाहते हो. और क्योंकि देखो आपसे वो 2 मिनट में बात करके ये तो समझ लेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की, राइट. Now, communication skill again, don't confuse communication skills with fluency. Okay, we should not kind of equate somebody being fluent with somebody having good communication skills, because communication skills में substance भी बहुत important है कि आप अपना argument किस तरीके से दे रहे हो, कितना सुन रहे हो, क्या आपकी body language है. All these things are ingredients of communication skills, right? तो आपको ये नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल आपने अगर वीकनेस लिख दी तो आपने अपना नुकसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. आप उसको बोलो कि देखो आई एम एट दिस लेवल and I'm working hard. In fact, till a few months back, I was not even at this level. I used to really kind of shiver or or break out into sweat at the prospect of giving an interview or anything like this. But at least now I've come and kind of, तो मतलब इस तरह से आप कर सकते हो, गलत नहीं है. देखो कोई भी वीकनेस जो होती है वो आपको ये नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट में काम करिए, अगर आप वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो कि हाँ हम इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और देखो वीकनेस सभी की होती है, राइट. ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने कहा कि जो भी आदमी आपके सामने इंटरव्यू लेने बैठा हुआ है वो इतना शातिर है, राइट, उसने
हजारों इंटरव्यूज लिए हुए इफ नॉट मोर, तो उसको ही कैन सी थ्रू, राइट, ऑल सच, जो भी हम अगर कुछ बहानेबाजी करते हैं, कुछ भी बनाते हैं. डेलीगेटिंग इज अगेन, राइट, समटाइम्स फाइंड चैलेंजिंग टू डेलीगेट टास्क. अब आप जैसे कोई सपोज somebody has a weakness, you get very impatient, right, or somebody gets very angry, right, somebody gets agitated very quickly. That's a weakness, right? Suppose somebody is not looking at things the way you want to look or the way you look, then you get agitated and you can't control maybe your tone, or you lose temper. वो सब negative है. जैसे if somebody asks me, that is my kind of big weakness even at this stage, and I actively try to overcome it. And obviously not just in professional arena but even in personal arena. One of my weaknesses, I'm not able to forgive people easily. I remember their mistakes, and even I remember my own mistakes too. I ruminate on them. Should I mention this? Trying to work. Yes, you can definitely mention it. Yes, you can definitely mention that don't get over these instances or these things very quickly, and I unnecessarily spend time on this. Um, so I would think that if I have committed a mistake, then what I have learned and how I should not do it again. I should be more focused on that, but I always go back to that time, and I keep kind of thinking that why did I do that, and I should not have done that. Instead of ruminating over that, I should try to overcome that and not make that mistake again. No, no, no. देखो, ऐसा नहीं है कि dent on your personality and it will look like you are a bad manager. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. See, everybody is a work in progress here. यहाँ पे उनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई somebody is cast in a perfect mold and they have come there. They also know that, right? They also know that they have to shape your personality, right? They have to shape so many things about you. You are just like kind of clay, आप क्ले हो जिसको कि वो मोल्ड करेंगे. तो आप अगर अभी से बताना चाह रहे हो कि यार हम तो बिल्कुल ही परफेक्ट है और हम तो बिल्कुल ही उसमें आए हैं, तो ये गलत तरीका है बताने का. ये गलत तरीका है, राइट. यू शुड नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक यू काइंड ऑफ. देखो वो फिर पता है इस किस तरफ चले जाता है. मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस तरह से, उनका इंटरव्यू फिर वो अलग दिशा में चले जाता है कि वो अपने आप को जैसे ज्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो इंटरव्यूअर भी बोलता है आओ हम तुम्हारे मजे लिए जाए. मेनी टाइम्स जो स्ट्रेस इंटरव्यू होते हैं वो इसी की देन होते हैं कि somebody is trying to be too smart and the other guy then wants to have fun at this guy's expense. तो ये बहुत होता है. तो सी, थोड़ा बहुत वल्नरेबिलिटी, थोड़ी बहुत ये वो तो दिखानी चाहिए. मतलब उसमें कोई देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. यू शुड बी नेचुरल देयर. यू शुड बी नेचुरल देयर. यू शुड ट्राई टू काइंड ऑफ प्रेजेंट समथिंग which is like totally kind of a facade which you are presenting. वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो right, it should be a place where you act naturally. Yes, it's natural to be vulnerable and they also expect you to be, right. See, हाँ, ओवरवेल्म नहीं होना है, राइट. दे ऑल्सो लुक कि आप ओवरवेल्म तो नहीं हो रहे हो भाई. दैट मीन्स यू आर काइंड ऑफ लेटिंग द सेंस or the occasion get the better of you. No, you are up to it. You are confident, right. You feel that you deserve to be in that particular seat. वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. ये नहीं है कि यार अरे किसी ने मतलब आपको जबरदस्ती वहां बिठा दिया है और आप यू डोंट बिलोंग देयर, राइट. वो वाली फीलिंग आनी चाहिए. वो वाली फीलिंग फिर आएगी तो फिर गड़बड़ होगी. मतलब जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें, राइट. तो यू शुड प्रोजेक्ट दैट कॉन्फिडेंस, बट इट डजंट मीन दैट वो फॉल्स वो सेंस ऑफ वो नहीं आना चाहिए. ओके, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का. अगर आप दो दो लिखना चाहते हैं, दो दो लिखिए. तीन दो भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना. हमें लगता ही नहीं, लेकिन दो दिखाना फिर भी ठीक है. दो दिखाना ठीक है. क्योंकि कई बार पता है आपको ये भी है कि जैसे मैंने ये भी सुना हुआ है कि वो दो आप बोलते हो तो वो बोलता है और बताओ और बताओ. तो चाहे तो दिमाग में तीन चार रख लो, राइट. बोलो उस टाइप पे दो. चलो लिखने की बात अलग है, यहाँ पे लिख दिया आपने तो ये वाला आदमी है पूछेगा. लेकिन कभी इंटरव्यू में जैसे पूछते हैं ना, तो आप कई बार क्या करो कि दिमाग में रख लो तीन चार, क्योंकि कई बार वो पूछते हैं अच्छा और टेल मी मोर, टेल मी समथिंग मोर. तो अगर आपने उस टाइम थोड़ी सोच रखी हो और आप फिर उसको इस तरह से बताओ जैसे कि आप सोच रहे हो. हाँ ओके, थोड़ी बहुत एक्टिंग देखो. अगेन आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि बिल्कुल नेचुरल, ऐसा नहीं है. थोड़ी बहुत तो एक्टिंग भी करनी पड़ती है ना. तो वो एक बैलेंस होना चाहिए, फाइन बैलेंस दोनों के बीच में. ओके, let's go to, so fine, so this I hope this पूरी कोड थिंग was okay. इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो आप लोग भेज देना अगर आई मीन जब भी बना के यू कैन सेंड. जिसके मुझे तो आई थिंक सुशांत का मुझे करना है, बाकी अगर किसी का है तो आप यू कैन सेंड टू मी. आई लुक एट दैट एंड सेंड टू यू. ओके.
ऑलराइट, लेट्स गो टू अमृतसर का सीवी। किसी को अगर सीवी बनाना है, राइट, तो आई एम श्योर कई लोग जो जो ऑलरेडी वर्किंग है, या कई लोगों ने सीवी बना लिया होगा, तो आई एम जस्ट वांट टू शो यू अ कपल ऑफ काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स, नॉट ड्राफ्ट और एक्चुअल नाम हटा के मैं आपको दिखा दूंगा। यू कैन टेक दैट फॉर्मेट, और इफ यू वांट टू काइंड ऑफ, जो लोग बेसिकली फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, नहीं, तो उसमें क्या क्या कैप्चर करना चाहिए आपको, तो पर्सनल नेम, राइट, पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, इन्फो, ईमेल आईडी। अब ये ऊपर भी लिख सकते हो आप एज हेडिंग, कुछ लोग ऊपर लिख देते हैं नाम और फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में पूरा वो चालू हो जाते हैं। या कुछ लोग सिर्फ ऊपर नाम लिख देते हैं और ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये नीचे भी डाल देते हैं। वैसा कुछ भी है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देन इट शुड स्टार्ट विद योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट, इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हो गया। देन योर एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर आपके हैं तो, राइट। देन वर्क एक्स, जो भी है आपके। देन पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने कुछ लीडरशिप रोल्स किए हैं, कोई इवेंट इवेंट कराया है, कुछ सोसाइटीज में काम किया है, या कुछ किया है, अपने प्रेसिडेंट रहे हो, internship and projects, right, and certifications and courses if you've done something, extracurricular activities, right, and interest and hobbies. So, I mean, I'm not saying that all of this should be there in everybody's resume, but uh, you can keep whatever max you can out of this. Uh, so let's take a couple of looks of at a couple of this. So this person, नाम वाम हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो उनका ऊपर यहाँ पे नाम था और यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट के डिटेल थे। And in this person had done BCom honors and AICC, ये AICC किया इन्होंने, secured first position, received scholarship। तो ये अचीवमेंट हो गए। इंटर्नशिप्स करी थी इन्होंने यहाँ पे कुछ जगहों पे, उसमें ये भी बता दिया इन्होंने कि रिमोट करी थी, पेड करी थी, मार्केट रिसर्च इंटर्न। अगर पेड वेड बता रहे हो तो हो सकता है वो चेक करे आपसे, मतलब कुछ पूछे कि कुछ है क्या लिखा हो, कागज की कार्रवाई आपके पास में है नहीं है, राइट, तो आपके पास में होना चाहिए आप अगर रख रहे हो यहाँ पे। सो ये आपके हो गए इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। सपोज आपने कोई रिसर्च पेपर किए हैं, ये तो उन्होंने कुछ किए थे। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिजनेस केस स्टडीज वगैरह में किया था कुछ उन्होंने, ये किया है। देन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन। देन स्किल्स, ये भी आप ऐड कर सकते हो। आपके पास में कंप्यूटर रिलेटेड जो जो स्किल्स हैं, या आपके पास में कुछ और स्किल्स हैं, सोशल मीडिया के, वीडियो एडिटिंग करते हो आप या कुछ और कर लेते हो आप, तो वो सब भी डाल दो इसमें, एंड अदर्स। तो इस तरीके से आपका सीवी बन सकता है, राइट। देयर इज अनदर सीवी हियर एंड दिस पर्सन इज अगेन अ फ्रेशर। वो भी पर्सन फ्रेशर ही है, ये भी। वो दोनों अच्छे कॉलेजेस में है इस साल, काफी मतलब टॉप मोस्ट में से हैं दोनों, तो इनके ही मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये इकोनॉमिक ऑनर्स, नहीं पास ही थे, इकोनॉमिक्स पास, और ये इनका स्कूल है। देन एकेडमिक अचीवमेंट्स ये है इनके। देन योर वर्क एक्स एंड इंटर्नशिप्स। देन वर्क एक्स तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये इंटर्नशिप ही थी इनकी। और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किया इन्होंने, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये है। तो ऑब्वियसली दिस हैज गॉट लेसर दिस थिंग स्टफ और सब्सटेंस देन द प्रीवियस वन। द प्रीवियस वन हैड अ लिटिल मोर वाइडर वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक आइडियल है या परफेक्ट है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड देन यू हैड दिस थिंग, अगर किसी को फॉर्मेट है तो ऐसा फॉर्मेट बना सकता है वो, इस तरह से आप फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। सो दैट्स अबाउट योर सीवी। एनी क्वेश्चंस ऑन सर दिस? सर ये ऑफिशियल मतलब इन्होंने ही प्रोवाइड किया फॉर्मेट कोझीकोड अमृतसर ने? किया है क्या? मुझे नहीं पता। नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं नहीं आपसे, नहीं, ये वाला। इन्होंने नहीं किया। अच्छा, नहीं ओके। नहीं, ये इन्होंने, इनका नहीं है ये तो लोगों ने अपने बना लिए। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिया उसने। राइट सर, राइट। तो फॉर्मेट तो देखो आपको बहुत तरह मिल जाएंगे, मतलब यार अवेलेबल ना हो ऐसा कोई अब तो। और दूसरा क्या है कि ये जो सीवी जो होते हैं, मतलब अभी तो आप जब किसी बी स्कूल में जाओगे तो देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो सीवी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, मतलब वो बहुत ही अच्छे से वहां पे बनाना सिखाएंगे आपको, और बनाते हैं। कैन वी यूज नॉर्मल फॉर्मेट जैसे यूज इन रेगुलर सीवी? हाँ हाँ, यू कैन यूज नॉर्मल फॉर्मेट ओनली। देखो जो लोग वर्किंग है, तो आई थिंक यू आर वर्किंग, राइट अनुकृति? सो यू आर ऑलरेडी वर्किंग, सो यू वुड ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ सीवी, राइट? सो आपके केस में तो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा उनको होती है जो लेट्स से फ्रेशर हैं अभी, राइट, या फाइनल ईयर में है, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने वो भी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें भी इंटर्नशिप के लिए तो देना ही पड़ता है,
तो आई थिंक आजकल सीवी तो मोस्टली लोग बना ही लेते हैं, हो सकता है किसी का नहीं हो। ये शुभांशु। Because ISB provided the format and they specifically mentioned not to link any of the social media and email or Gmail like that. ओके So, ओके, right. तो वो ठीक है, उनका है, यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो वैसे तो सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो आप वहां पे ऐसा कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दैट काइंड ऑफ वाइंड्स अप। सर आई वांटेड टू आस्क समथिंग। तो सर जैसे लिंक्डइन अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो शुड आई मेक वन फॉर इट और एंड लाइक एड इट ऑन द सीवी? नहीं, बट आप देखो, आप कुछ दिखाने के लिए करोगे, करने का कोई फायदा नहीं है उससे, जस्ट टू जी बना के रख लो, काम तो आएगा ही आगे आपको, राइट। बट श्योर। kind of it's not as if you don't have a LinkedIn account then you won't be considered for this, ऐसा तो नहीं है। वो तो क्या है कि जैसे अब कोई somebody had a huge number of followers और वो बहुत एक्टिव थे उधर उसमें, जैसे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो काफी एक्टिव है इसमें, तो इसलिए वो एज अ अचीवमेंट दिखा रहे हैं अपना कि भाई देखिए हमारे पास 3K प्लस फॉलोअर्स है, राइट। तो इट डिपेंड्स, राइट, दे थिंक दैट दिस वाज अ गुड थिंग टू शोकेस, तो दे शोकेस्ड, बट आपका नहीं है तो आप ऐसा कुछ मत करो, आप दूसरी चीजें दिखाओ, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके किसी की यूट्यूब चैनल होती है सपोज, और ओके यूट्यूब चैनल में उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, राइट, और वो कुछ कंटेंट जनरेट करते हैं, या कोई ब्लॉग्स लिखते हैं कोई, या फिर कोई और कहीं पे कुछ सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी, मतलब बट जरूरी नहीं है कि ये नहीं किया तो आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स। ऑलराइट, तो आई थिंक ये वाला सेशन को वाइंड अप कर दिया जाए, इफ यू आर ऑल ओके विद इट, तो इसको हम वाइंड अप कर देते हैं, एंड वी विल काइंड ऑफ बिगिन आवर नेक्स्ट थिंग। सो लेट मी जस्ट पुट दैट अप हियर। ओके, ऑलराइट, सो सी टुडे, जो आज में एक दो स्टोरी हैं, ज्यादा स्टोरी नहीं है, दो स्टोरी हैं इसमें, इट इज लिंक्ड टू द करंट स्टेट ऑफ लेट्स से द इंडियन इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी के ऊपर हम काफी बातें करते हैं, काफी सेशंस में हमने डिस्कशंस किए हैं, जो हमारे इकोनॉमिक के जो फंडामेंटल्स वाले थे उसमें भी डिस्कस किया है, एंड ऑल्सो विल कीप डूइंग, बिकॉज we should kind of internalize, whatever is happening, and whatever the outlook, and what are the factors that are impacting it, ये सब चीजें हमें सोचना इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो इकोनॉमी और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट। तो लेट्स से यू आर गिवन a topic of group discussion, or you are given a topic of VAT, which says, the topic says that can India be Viksit Bharat by 2047, suppose, right? तो अब एक इस तरह का आपको एक टॉपिक दे दिया उन्होंने, वैट में या ग्रुप डिस्कशन में या एक्सटेम्पोर में, या फिर इवन इन इंटरव्यू, सपोज दे आस्क यू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो इसमें हमें कई सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। वी हैव टू, बिकॉज ऑब्वियसली विकसित भारत मतलब क्या है, राइट, हाउ डू यू डिफाइन विकसित भारत, तो वी हैव already discussed it, right? So can anyone tell me that how would you call, or when would you call Bharat as a Viksit Bharat? What is the way of measuring it? ये तो डिस्कस हो चुका है कई बार यार। यस दिशा। Sir, when the GDP per capita would be $22,000 or more? Excellent, very good, fantastic. So you remember the figures, which is very important. So the GDP per capita is $22,000. Okay. Now, where are we currently? Anyone? $2,000. 2,000 or little more than? 2.61K. कितना? 2.61K. 2.61K, correct. 2,600, let's say, right? 2,600, give or take a Sir, few. I have a question. Hmm. Sir,
since the figure right now as of 2025 is $22,000 per capita, should the figure not change by 2047? Because obviously inflation adjusted figure would be way higher if we like think of 2047 as of today. देखो, ये जो 22,000 है और ये 2600 है, this has been arrived on the basis of what? This has been arrived on the basis of nominal GDP or real GDP. That's the thing to consider. This is obviously this is on the basis of nominal GDP. So that nominal GDP factors in the inflation. बट लाइक माय डाउट इज कि 2047 तक तो 22,000 की जैसे आज बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट बाय 2047 इट वुड बी पीनट्स, लाइक इट वुड नॉट होल्ड एज मच वैल्यू एज इट होल्ड्स टुडे. तो फिर तो विकसित भारत तो फिर भी नहीं होगा. लाइक ऑन पेपर इट मे. देखो, when we say $22,000, right? When we look at let's say the West or the developed economies, so the rate of inflation of those economies is not as high as ours, right? Now, if let's say 22,000 becomes again, now see, I mean, there is nothing written here by any agency which is UN or IMF or the World Bank that exactly it should be this or that. So let's say in today's scenario, if they say that it is 22,000, now when we reach 2047, so this may be 22,000, maybe you rightly said it could become 25,000 or 28,000 or something. It won't obviously become जैसे हमारे यहाँ पे जैसा इन्फ्लेशन नहीं है वहाँ पे, राइट? वो तो अभी एक पिछले कोविड के आने के बाद से, कोविड के और ये रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन बहुत पीक हो गया. अदरवाइज इन्फ्लेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज हैड बीन हार्डली, यूएस में 1-1.5%, 2% तो आउटसाइड लिमिट होती थी अगर आप इन कंट्रीज को देखोगे. वो तो हमारे यहाँ पे जो है इस तरह से 6-6, 7-8 और 10-10 और 12-12%, ये तो डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज का वो है, राइट? तो ठीक है, what you say is fine, but let's say कि अगर ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो हमें the point here is not the absolute number, but the point here is that we have to go 9 times, right? We have to go 9 times. Now, whether it is possible for us to go 9 times in this much time or not go, that is the question. So it depends upon that, right? So if let's say today somebody asks you, then today we will say that yes, 22,000 is the benchmark and 26 is the current thing, right? So we should go up 9 times. Okay, so now so is this increasing, right? Your 2600, is this increasing? What is the trajectory? On what does it depend? So obviously now this is since GDP per capita. So your GDP, is it increasing? Right, your per capita, your number of people. Okay, now India's population is slated to rise, but obviously rising at a much slower level than it was earlier. तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए या एक जो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो था टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR. Right, so is anyone aware what is TFR and what is the replacement rate? एक होता है replacement rate. So ये दो चीजें क्या होती हैं? See, replacement rate is the rate at which your population will remain constant. TFR is the total fertility rate, which is an average number of kids that any woman would produce in India, in any country. So let's say if you are talking about India, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अब करीब 2.1 या ऐसे कुछ हो गई है, जो कि पहले 4 थी, 3 थी, धीरे 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 वो कम होती जा रही है. तो रिप्लेसमेंट रेट वो होता है जो कि मतलब एज लॉन्ग एज योर TFR इज ग्रेटर देन द रिप्लेसमेंट रेट, योर पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. द मोमेंट दैट दीज टू आर इक्वल, तब जाके वो आपकी सेम हो जाएगी, राइट? तो हमारी अभी आप समझो कि ऑलमोस्ट मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा है रिप्लेसमेंट से, या बिल्कुल नेट टू नेट आ रही है. और जो बाकी कंट्रीज हैं, अगर आप बात करें चाइना की भी अभी, या फिर आप बात करो अभी जापान, साउथ कोरिया में तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू चल रहे हैं.
कि वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो तो बहुत ही कम हो गई है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। ऑल वेस्टर्न कंट्रीज द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। एशियन कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज और अफ्रीका, अफ्रीका में भी TFR सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ की पॉपुलेशन अभी बढ़ती रहेगी काफ़ी। और इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा कहा जाता है कि 2000 आई फॉरगॉट कब तक बढ़ेगी, और उसके बाद में फिर वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द सेंचुरी और तब तक सिचुएशन बहुत ही अलग होगी, राइट। एंड ऑफ द सेंचुरी तक जो लोग जाएंगे वो दे विल रियलाइज थिंग्स चेंज टोटली। तो TFR, तो ये जो GDP पर कैपिटा की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ऑब्वियसली ये मान के चलो कि पॉपुलेशन कोई आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी बढ़ने वाली नहीं है अभी। ठीक है, एक जो पहले अलार्मिंगली जिस तरीके से बढ़ती थी एंड वी यूज्ड टू हियर, तो वो अभी नहीं बढ़ रही। एंड ऑब्वियसली तो इसका मतलब है कि आपकी GDP बढ़नी चाहिए, right? तो क्या अभी आपकी इकोनॉमी उस लेवल पे है, ग्रोथ है? तो ये जो पर्टिकुलर आज का जो सेशन है, मतलब जो एक देयर इज अ question now being raised, okay, or whatever has happened in the last couple of months or maybe over the last quarter and all, ki is India a failed middle income country? So what is the failed middle income country? तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इकोनॉमिक टाइम्स में इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी अभी थोड़े दिन पहले, इंडिया शोज ऑल द साइंस ऑफ अ फेल्ड मिडिल इनकम कंट्री, फर्स्ट फेज देम टू फिक्स थिंग्स। तो पहले हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो हुआ क्या है ये देखते हैं। तो अगर हम पास्ट 15 ईयर्स देखें, तो जो हमारे बिटवीन टॉप 15 एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में जो उनकी इनकम्स है, राइट, दो बिटवीन टॉप 15 एंड 50%, तो फॉरगेट अबाउट द लेट्स से ये टॉप 15% है, इनको छोड़ दो, और ये बॉटम 50% है। तो इसको अगर आप बीच वाले लोगों को देखोगे, जिसको कि हम मिडिल क्लास कहते हैं, तो इनकी इनकम जो है वो स्टैग्नेट कर रही है। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, जो हमारे नारायण मूर्ति जी हैं, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक बिकॉज 70 घंटे के काम करवा रहे हैं इन्फोसिस में, और पता पड़ा कि जो उनकी सैलरी है वो 3 लाख रुपया कुछ समथिंग देते थे वो आज से 2010 में, और अभी भी वो 3.5 ही ऐसे कुछ दे रहे हैं वो फ्रेशर्स को। तो आप सोचो कि 2014 से लेके, 2014 नहीं, 2010 से लेके वो 2024, 14 सालों में फ्रेशर की सैलरी उन्होंने नहीं बढ़ाई, राइट। जबकि इन्फ्लेशन और जो वैल्यू है वो उससे डबल, मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो 14 सालों में से ज़्यादा डबल हो चुकी। तो इनकी सैलरी जो है, अगर आप केवल इसमें इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करोगे, तो दे शुड हैव बीन अर्निंग 6 lakhs इजीली, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 50% ऑफ द पीपल एट द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो स्टैग्नेट कर रहे हैं। पूरेस्ट 20% सी राइज इन इनकम ड्यू टू ग्रोइंग सब्सिडीज। जो पूरेस्ट होते हैं 20%, उनको तो सरकार पैसा दे रही है ना, लाडली बहना और आवारा भाई और ये और वो महिला सम्मान योजना और पता नहीं क्या क्या है। सो पूरेस्ट इज ऑल्सो सीइंग राइज इन इनकम बिकॉज ऑफ ग्रोइंग सब्सिडीज एंड हैंडआउट्स। लेकिन ओवर 120 मिलियन पीपल इन 18 एंड 35 आर नीदर इन एजुकेशन नॉर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज एट द हाइएस्ट लेवल। तो एग्रीकल्चर में जो है, अगर हम देखेंगे कि ग्रंथि yes, yes, priests and granthis and imams are also being showered with a lot of money. 18,000 rupees is not a small amount to give, right? 18,000 rupees, और बिना कुछ, मतलब बिना कुछ ठीक है, उनको ऐसा नहीं कह सकते बिना कुछ करे, बट देन व्हाई डू दे डिजर्व वेयर अदर्स एंड अदर्स डोंट? तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट देखो, किसी भी कंट्री में हमारी पहले प्राइमरी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, धीरे धीरे फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई, और अब सर्विस ड्रिवन, राइट। सो मोर देन 60% ऑफ आवर GDP इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सर्विसेज, राइट। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट हार्डली 15% भी नहीं करता है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जबकि इट एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, राइट। तो और ये बढ़ रही है, अभी पेंडेमिक के बाद से फिर बढ़ रही है, और GDP की उसमें उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सबसे लोएस्ट लेवल पे। So this means that people are being employed ungainfully, and default mode of production continues to be informal and organized sectors. Average resident of UP and Bihar continue to earn less than average Bangladeshi और नेपाली। इवन अगर GDP पर कैपिटा की बात करें तो इनकी हमारे से ज्यादा होगी। So this reveals a malaise that if treated will lie India in the middle income trap into which many countries have fallen.
बहुत सारी कंट्री की, तो मिडिल इनकम ट्रैप क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे, कि वेयर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टैग्नेंट एंड इज अनेबल टू ट्रांजिशन टू हाई इनकम स्टेटस, जिसे वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। राइट, सो कंट्री, तो कंट्री, अब कोई बोलेगा यार हमारे तो इतनी बढ़िया इकोनॉमी की बातें होती हैं, 7.2% से ग्रो कर रही थी, तो वो क्या है, राइट, व्हाट इज दैट द रियलिटी, और दिस लास्ट क्वार्टर इट ड्रॉप टू 5.4%. सी दिस हैज बिकम अ बिग इशू ऑफ टॉक, एंड आई थिंक इट काइंड ऑफ डोमिनेट्स ऑल डिस्कशंस ऑन इकोनॉमी, that the last quarter was 5.4%, and it was kind of shocking because nobody was expecting this, and uh, so this really came as a dampener. तो इसको लेके काफी lots of things are being discussed, and lots of I mean people have started recommending a lot of remedies for it also, we'll be देखेंगे। तो कंट्री में वेजेस जो है वो स्टैग्नेंट रहे, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, इनफॉर्मल मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनएबिलिटी टू कम्पीट, कंट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है इंटरनेशनली, एक हाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इंडिया की अगर आप जीडीपी ग्रोथ का ये हम चार्ट देखेंगे कि क्या ये सही है स्टैग्नेटिंग वाली बात, तो अगर हम देखें 2015 और ये रियल जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी, ये धीरे 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 अगर आप देखो 2019 तक तो कम होने लगी थी, उसके बाद पेंडेमिक आ गया तो उसमें तो एकदम ही गिर गई। देन दिस शोड 9.7% growth, obviously because the base was low, and then it showed 7%, and then of course it did well in the last year, but now it has again kind of come down. तो a country like China अगर जहाँ पे पहुंची है वो because it grew by more than 10% for decades, ओके डेकेड्स, मतलब एक डेकेड भी नहीं, 2 डेकेड, तो 10% से ऊपर वो ग्रो हुई है, तब जाके इट हैज रीच्ड दैट स्टेज। सो वी आर नोवेयर नियर दैट, इनफैक्ट कंसिस्टेंटली तो है ही नहीं हमारा कुछ, अगर हम पिछले 10 सालों का इन्होंने निकाल के जो दिखाया है, तो इट इज नॉट रियली वेरी गुड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, तो ओके हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी, वी कीप डिस्कसिंग इन एवरी सेशन। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ हैज डिक्लाइन टू वे बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है इसका, राइट, ऑलमोस्ट 55 to 60%, 55% of GDP contribution comes from private consumption, which what you and I go and buy for our daily needs, or for commuting, or for doing whatever it takes. So that is the biggest component here. Government investment तो हमने देखा था बजट में कल 11.11 लाख करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, but that is not as significant as this. And then private investment also is not happening, because private investment क्यों होगा, अगर डिमांड ही नहीं है तो वो इन्वेस्ट करके करेगा क्या, राइट? Nobody would put up a new plant for a car or anything if there is no demand, right? So obviously consumption will drive the demand for this also. So we can see कि अभी 4-wheeler में 2-wheeler sales के फिगर्स अभी रिसेंटली आए हैं, so they are pretty quite really not very heartening figures. तो इसलिए ये सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है, और stuff that has underpinned Indian growth due to quantum increase in prosperity is not selling anymore. 2-wheelers, 4-wheelers, FMCG, नॉन आईफोन। देखो इंडिया में अब 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट जो है सुपर प्रीमियम, सुपर रिच, राइट, कि अगर आपने देखा होगा कि 5 करोड़ के फ्लैट अनाउंस होते हैं और वो चुटकियों में बिक जाते हैं, 4 करोड़ 8 करोड़, अब तो मतलब 7-8, आई डोंट नो, आई मीन देयर इज नो लिमिट, पीपल आर बाइंग 7 करोड़ फ्लैट, 8 करोड़ फ्लैट, देन पीपल आर बाइंग 1.5 करोड़ गाड़ी, 2 करोड़ गाड़ी। दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, ओके, ऑल टुगेदर। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग। नॉन आईफोन स्मार्टफोन्स और जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाली चीजें हैं वो नहीं बिक रही, राइट, जो अदर देन वेरी रिच इज प्लेटून। Income taxpayers who earn at least 50% of India's per capita are complaining about crushing tax burdens. Now, you would have heard on every media that the burden of tax is huge, huge, and therefore the government has finally started talking about doing something in the upcoming budget. So obviously, people are hopeful that some major tax cuts happen, because अभी हमने परसों के दिन लास्ट सेशन वी हैड लुक्ड एट वेरियस इनकम टैक्स स्लैब्स, राइट, सो वी फाउंड दैट
मिनिमम 7 लाख तक के ऊपर आपकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 7 से ऊपर है तो फिर आपका 3 लाख से ही शुरू हो जाता है, 3 लाख से 6, 6 से 9। सो दे आर सेइंग दैट 15 lakhs तक जो लोग का है उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा, दैट वी विल हैव टू सी। बट इनकम टैक्स कट से क्या होता है? व्हाई शुड गवर्नमेंट कट इनकम टैक्स? बताइए। कंजम्पशन को बूस्ट मिलती है, लोगों के पास कंजम्पशन को बूस्ट मिलती है, करेक्ट। तो इनकम टैक्स से कट होने से ऑब्वियसली दिस फैक्टर, बिकॉज पीपल विल हैव मोर मनी, राइट? सपोज आई हैव टू पे 1 lakh लेस टैक्स, तो 1 lakh लेस टैक्स, देन आई कैन श्योरली put that money, maybe I'll save half the money, but I'll use half the money to buy a lot of stuff, and that stuff will add to the GDP. So टैक्स कट्स। और दूसरा क्या है कि इससे एक और चीज होती है, कि आप अगर टैक्स कट करोगे, इनकम टैक्स इज वन थिंग, बट जीएसटी जैसे है, जीएसटी भी इनको जैसे कुछ कुछ चीजों के ऊपर कम कर रहे हैं, अभी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न की बातें हो रही है, बट इफ दे कट जीएसटी देन दे कैन रिड्यूस द इन्फ्लेशन ऑल्सो, राइट? इन्फ्लेशन भी कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट? बिकॉज टुडे मेनी पीपल आर डिटर्ड फ्रॉम स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन ऑल्सो. Many prosperous Indians are acknowledging for the first time that the economic fortunes of their children is going to be the same, if not worse, their own. मतलब कि जो आज की तारीख में मोस्टली पीपल हु have children, they think that maybe their future is not as bright as theirs was when they were young. तो जैसे आज से 20 साल पहले फ्यूचर उनका ब्राइट था और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब थिंग्स आर मे बी नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट. स्टॉक मार्केट, अब कोई कहता है यार स्टॉक मार्केट तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, राइट? बट दैट इज नॉट दी कंप्लीट स्टोरी, राइट? इट्स नॉट रियली द कंप्लीट स्टोरी, बिकॉज मेनी टाइम जो स्टॉक मार्केट होता है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. और स्टॉक मार्केट भी जो है वो अभी देखेंगे कि जो सो यस इट हैड टच्ड the high of 26,400 around in September, but now it is almost 10% down. निफ्टी की अगर हम बात करें तो क्यों हुआ? Because again that was triggered by the GDP coming down, and because the company is reporting very bad results. Right? Companies के रिजल्ट सेकेंड क्वार्टर के बहुत खराब आए थे और उसके कारण markets had tanked. Lots of stocks were beaten up pretty badly. तो यहाँ पे shares of profits as a proportion of total revenue has gone up. Real wages are stagnating or declining. Supply margins have been squeezed. Companies have used tax breaks and incentives to go debt free. तो profits are high even though investment is low. Investment कर नहीं रहे हैं और companies के profits high हैं, बता रहे हैं. This can be expected to continue along with more volatility. If BOI was not as demonstratively incompetent disinvestment, the stock market would do even better. Point is, stock market story is now delinked from India prosperity story. Yes, Sushant. तो ये जो लाइन है, प्रोफेसर हाई इवन तो इन्वेस्टमेंट इज लो, ये इन्वेस्टमेंट लो इसीलिए ना सर क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट चल रहा है 6.5 है, और वो आरबीआई काट नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है डिमांड उनकी वजह से प्रॉब्लम दे रहे हैं, मतलब क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट है, तो नहीं, यही रीजन इंटरेस्ट है। रेट इसलिए नहीं कम कर रहा है आरबीआई, बिकॉज इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. हाँ सर, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी तो हर्ट होगी ना सर, जब ज्यादा से अगर उधार मिल रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? देखो, ये चीजें जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लिंक्ड इसलिए होती हैं कि सपोज करो कि जैसे आरबीआई है, राइट? नाउ आरबीआई हैज मेंटेन्ड द रेपो रेट ऑफ 6.5% फॉर द लास्ट so many quarters, right? 8-10 क्वार्टर से चेंज नहीं किया है. नाउ आरबीआई हैज गॉट द इन्फ्लेशन टारगेट और समथिंग, तो बीच बीच में वो इनकरेजिंग आती है रिपोर्ट, लेकिन जो लास्ट आई थी अक्टूबर में वो बहुत खराब थी, फिर नवंबर में थोड़ी सी सुधर गई थी उससे, राइट? तो इन्फ्लेशन अभी भी जितना है, तो आरबीआई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल डूइंग इट. नाउ government was of the view that RBI should have reduced the interest rates, but RBI did not. Now, Shaktikanta, that's one of the reasons why his term was not extended, and they brought a new RBI governor. अब इश्यू देखो ये है कि जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली रिपो रेट ज्यादा है तो उनको महंगा लोन मिलेगा, या मतलब दे विल ऑब्वियसली नॉट वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ. अदर फैक्टर behind investment is that
कंजम्पशन इज नॉट देयर. सपोज इन्वेस्टमेंट कर भी देती है, अगर उनको कम रेट पे भी, सपोज तो आरबीआई का जो लॉजिक है वो ये है कि यार सपोज करो मैंने 6% कर भी दिया, तो क्या कंपनी अभी इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कब करेगी जब देयर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स. तो अगर डिमांड नहीं है, सी, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट लाइक दिस इज ट्राइंग टू बेसिकली, दिस इज कॉल्ड सप्लाई ड्रिवन ग्रोथ. सप्लाई ड्रिवन ग्रोथ, when you are trying to reduce the interest rates and increase the investment, that increase investment will increase, and obviously this will lead to more supply and supply driven growth. But the RBI feels that it should be demand driven growth. The growth should be demand driven. So even if you reduce the rates, is there a demand for that? And therefore RBI feels that, RBI of course will not say this, or but then it is implicit in this that it should be the fiscal policy that has to be tweaked. Fiscal policy means you have to look at the taxation. So now the government has got that message that डिमांड बेसिस पे हमें अगर बूस्ट करना है इसको, तो हमें लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा. तो लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए टैक्स काटना पड़ेगा. तो ये अब देखो आप कि इन्होंने अगर ये कर दिया होता 6%, राइट, और फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन ही बढ़ता रहता है और कुछ नहीं होता, और डिमांड कुछ बढ़ती नहीं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है. तो नाउ द गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू ऑल्सो लुक एट दिस टैक्स कट्स. तो ये सारी चीजें, इंटरप्ले ऑफ ऑल दीज थिंग्स विल देन डिटरमिन दैट वेदर वी आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स और नॉट. आउट ऑफ द वुड्स मीन जो हमारी सेकेंड क्वार्टर की जो फिगर्स थे 5.4%, तो अब क्या वो थर्ड क्वार्टर, तो नाउ पीपल विल बी ऑब्वियसली ईगरली वेटिंग फॉर द नंबर्स ऑफ द थर्ड क्वार्टर. सो थर्ड क्वार्टर खत्म हो गया हमारा, right, from October to December, that has just finished, and now we will have, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको फिगर्स कंपाइल करने में, पूरा महीने से ऊपर लग जाता है इनको. वो सब फिगर्स जब आएंगे उसके बाद में समझ में आएगा, कंपनी की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी. देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिकेटर, हमें किसी चीज को वेट नहीं करनी है, हमें सरकार की तरफ से उनके नंबर्स आएंगे उसकी वेट नहीं करनी है, हमें कंपनी के नंबर जब आएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, तो लास्ट क्वार्टर में दे परफॉर्म्ड डिजास्ट्रसली, whether it is Hindustan Lever or it is Nestle or it is Britannia or any Asian Paints. आप देखो सब कितनी बुरी तरह ठुके हुए हैं. Asian Paints has gone down 25%. Okay, all these consumer companies have, because they've got hammered badly because results नहीं है. 2% ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, 3% ग्रोथ, इससे क्या होता है? आप अगर बोल रहे हो कि सी एनी कंपनी, जस्ट इमेजिन इफ इट इज, if the economy is growing by 5.4% real basis, which means the nominal growth is 8 to 10%. तो 8 to 10% तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ वैसे ही होनी चाहिए, राइट. बट इफ द कंपनी इज शोइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 2% to 3%, देन इट ऑब्वियसली मीन्स दैट वो ग्रोथ है ही नहीं, राइट, ग्रोथ हवा में ही है. तो ये जो कंपनीज के रिजल्ट आने लगेंगे अभी, इससे क्लैरिटी आएगी कि कहाँ जा रहे हैं हम. ये सतीश है. Sorry, Atish, can I wanted to ask something. हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड. सर मैं ये बोल रहा था, जैसे कि अभी तो क्या कहते हैं, फेस्टिवल सीजन था, इट माइट नॉट पोर्ट्रे द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ डिमांड. अगर 6.5% आरबीआई का रेट है और वो उसे 6% नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से फिस्कल मेजर्स होने चाहिए, बट आई माइट बी रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था कि सरकार अपना मतलब केपेक्स में नहीं खर्चा करना चाह रही, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना चाह रही है. आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. अगर मतलब ऐसे, मतलब ये तो आरबीआई ने हाथ पैर अपने बात के बैठ गए ना कि अब सरकार के हाथों में दे दी पूरी नैया, तो व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू डू दिस, तो ये तो conundrum हो जाएगा ना कि वो सरकार के. देखो आप दो अलग अलग चीजें बोल रहे हो. ओके, तो लेट्स से कि आरबीआई, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई ने सरकार के पाले में कुछ नहीं डाला. ये तो मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दे कैन नॉट डिक्टेट, सी नॉर कैन द गवर्नमेंट डिक्टेट आरबीआई. दिस इज सपोज टू बी एन ऑटोनोमस बॉडी, and interest rates they decide. Obviously there is a kind of government की तरफ से पॉलिसी डायरेक्शन को मिलते हैं, बट इनके ऊपर एक्ट करना नहीं करना वो टोटली इनके परव्यू में. और ये जैसे अभी शक्तिकांता दास जो थे, तो ये बहुत ही हॉक आए से उससे बैठे हुए थे और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ही गहरी निगाह लगा के बैठे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कम नहीं किया. नाउ देयर आर मल्टीपल व्यूज ऑफ दिस इन द इंडस्ट्री. सम पीपल आर सेइंग दैट नो दे शुड हैव रिड्यूस्ड. Many are saying they should have reduced, and some are saying no, he did the wise thing by not reducing. तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये अभी हम नहीं बोल सकते कि अगर ये 6% कर देते तो क्या आर इकोनॉमी वुड हैव कम आउट ऑफ द वुड्स.
वी कांट रियली से, या नहीं किया है तो क्या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें हैं। अब जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट, तो अगर हम जीडीपी के फॉर्मूले में देखें कि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स, तो ये एक्चुअली जी जो है ना, भले ये 11.11 लाख करोड़ हो, सी इट इज 11.11 लाख करोड़ जो कि बजट में दिया गया है, लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है ना आपका जीडीपी में, इट इज नॉट मोर देन 3 to 4%, 3 to 3.5%. इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज हार्डली दिस, वेर एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस अगर इज 60%, दिस अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट 25 to 30%. ये तो बहुत, इनफैक्ट ये तो नेगेटिव होता है, लेकिन टोटल नहीं होता नेगेटिव, चलो सर्विसेज वगैरह का मिला लें तो भी बहुत मिनिस्किल होता है। तो मेजोरिटी जो है आपका देखेंगे कि वो तो प्राइवेट कंजम्पशन है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों ही ये आपके हिले हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट की खर्चा भी होता है। दूसरी चीज है कि कोई भी कंट्री को सिर्फ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से ही नहीं बचा सकता, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी, कितने पुल बन जाएंगे, कितने पोर्ट्स बन जाएंगे, कितने एयरपोर्ट्स बन जाएंगे, अल्टीमेटली तो दैट हैज टू रिजल्ट इन समथिंग ना। तो कंपनीज हैव टू कम एंड इन्वेस्ट दैट, you have to attract whether it is foreign investment or domestic investment, but you have to make people invest, and so that this increases, and then the investment will happen on the prediction of demand from consumers. Otherwise वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो तो ये जो की डिमांड की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन हाई है, ये फूड इन्फ्लेशन की वजह से है ना, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज नॉट अप टू द हम्म मार्क, दैट इज हम्म इन्फ्लेशन इज हाई। हम्म नहीं देखो, वो क्या है कि अब तो इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन के भी जैसे दो हैं, हमने देखे थे, कोर इन्फ्लेशन, राइट, कोर इन्फ्लेशन एंड फूड एंड एनर्जी, फूड एनर्जी, इनको अगर बाहर कर दो तो टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इनको बाहर कर दो तो कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। कोर इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इज नॉट एज वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल थिंग इज दीज टू, फूड एंड एनर्जी। तो फूड जो है हमारा, वेजिटेबल जो है, तो ये वेजिटेबल और फूड और जो बाकी की चीजें हैं आपकी, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में ऐड करे हुए हैं। दिस इज रियली अ वरीसम फैक्टर। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एनर्जी, एनर्जी कंट्रोल करना किसके हाथ में है? देखिए, एनर्जी कंट्रोल करना पूरा सरकार के हाथ में है। अगर आप देखेंगे कि जो अ, हमारा ऑयल है, तो दैट ऑयल यूज टू बी एट द लेवल ऑफ $120 a barrel or even more at some point of time, and today if the oil prices are roughly 70-80, अभी एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं कितना है, 75-80, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप बताइए मुझे, अगर ये 30% अगर कम है, तो आज भी हम पेट्रोल की प्राइस कितनी दे रहे हैं? उतनी ही दे रहे हैं, ऑयल की प्राइस उतनी ही दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा सरकार के पास जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी proportionately, and but then they won't reduce this excise duty because this is giving them a lot of revenues which is funding their schemes to people। जो लोगों को फ्री में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाया जा रहा है, जो सब्सिडी दी जा रही है लोगों को, और जो ये लाडली बहना और आवारा भाई जैसी योजनाएं आएंगी, तो इनको कहाँ से दिया जाएगा? तो ये आप और हम जो फ्यूल का पैसा दे रहे हैं, वो फ्यूल का पैसा एक्साइज, दैट गवर्नमेंट शुड हैव कट दिस, राइट, बट दे डोंट कट दिस इवन व्हेन द रेट्स गो डाउन। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये, इसमें भी उनका हाथ है, ये दे कैन रिड्यूस दिस बट दे डोंट डू इट। सो इट इज लाइक, लुकिंग एट आरबीआई while नॉट डूइंग एनीथिंग एंड जस्ट थिंकिंग दैट विशफुल थिंकिंग कि हाँ ठीक है, इसको हम कर देंगे तो शायद इकोनॉमी बाहर निकल जाए। बट यार, आपकी डिमांड जब तक बूस्ट नहीं होगी, ये तो सप्लाई बढ़ाएगा ना। इससे क्या होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, आपको लगता है 6% इंटरेस्ट में लोग पैसा उधार ज्यादा लेंगे और नई कैपेसिटी ऐड कर देंगे। अरे वो नई कैपेसिटी लेकिन ऐड करके फिर खरीदेगा कौन उसको, राइट? राइट राइट। और सर मतलब ये फूड इन्फ्लेशन तो अपने आप आई थिंक नॉर्मलाइज होने की भी बात है कि जो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे बारिश ज्यादा हो गई कभी, राइट, कम हो गई कभी, तो वेदर फैक्टर्स हो गया, या कुछ सर और आप इस तरह की चीजें हैं, है ना? सर आप एक सेशन ले सकते हैं क्या, ये फूड इन्फ्लेशन एंड राबी खरीफ वाली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसका, समटाइम्स इन फ्यूचर। नो, आई कैन टेक बट डू वी नीड टू गो टू दैट काइंड ऑफ लेवल? ऐसा लगता है ले लेंगे, मतलब आई कैन डेफिनेटली टेक एंड वी कैन लुक एट सम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, वी विल डू दैट इन अ सेशन, वी विल लुक मोर डीपली इनटू इट। आई मीन, यू मीन टू से हाउ इट इज कंट्रोल्ड, वो सब चीजें कि कैसे उसको कम किया जाए, ऑन व्हाट हाँ फैक्टर्स डज इट डिपेंड, समथिंग लाइक दैट। हाँ एग्जैक्टली सर, वो मतलब काफी न्यूज में देखा है कि लीनो आ रहा है, या फिर बारिश ज्यादा हो गया तो ये फसल हाँ खराब हो गई, इस वजह से इन्फ्लेशन हो गया। हाँ अब अगर फसल सही हो जाएगी तो इस वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सर हाँ। मैं मतलब मैं आई ओके वाज लुकिंग फॉर सोर्स टू बट आई वाज ओके नॉट एबल
गेट ठीक राइट है टू द ठीक है, पॉइंट। आई ट्राई टू सी, बट इसमें देखो बहुत ज्यादा भी नहीं घुसना मेरे ख्याल से हमें चाहिए, क्योंकि आई मीन आई डोंट थिंक दैट वी एटलीस्ट इन दिस एग्जाम और इन दिस काइंड ऑफ सेटिंग, हाँ अगर हम यूपीएससी या कुछ देने जा रहे होते या कोई गवर्नमेंट वो, तो हमें ये ज्यादा जरूरी होता कि ये रबी खरीफ और पूरा उसका डेप्थ में घुस के, ठीक है कभी कहीं पे ऐसे देखो, ऐसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं कहीं पे अगर आप if you are an economic student then they can get little deeper also into it, depends upon वो कौन है, तो ठीक है, we will try to cover this, no problem, I will make a note and see that थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन कर लेंगे। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। या तो बट दिस गुड, सी इट्स गुड दैट यू, सो देखो आप लोगों को मैं ये मे बी सम ऑफ यू बिकॉज यू बीन देयर नाउ, वी डन सो मेनी सेशंस, यू माइट फील कि यार ये हम इसमें ज्यादा बातें करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज आई वांट यू टू इंटरनलाइज ऑल दिस, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर ये बेसिक्स हमें हमारे दिमाग में अगर नहीं जा रहे हैं, ये इंटरप्ले ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, तो फिर थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जब आप बात करोगे उसके सामने, तो देन दैट पर्सन शुड फील कि हाँ यार आप व्हाट you're talking about. Maybe, जैसे अब Aticha is of course interested in maybe little more depth, but even if you don't want to go to that depth, but to some extent we should be able to articulate. Okay, so now we are talking about the PE ratio of BSE Sensex. देखो आपका जो हमारा whether it is Nifty 50 or it is BSE Sensex, there is a fair price, right? There is a fair PE ratio. ओवर प्राइस्ड तो नहीं है, ओवर स्ट्रेच्ड तो नहीं है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। हाँ ये सच है। Sir, in the previous slide, it was written that the stock market and is now delinked from India's prosperity story. But sir, हम हमेशा यही मतलब from elementary school, secondary school हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि like it's a basis or a matrix, the stock market is a matrix through which we determine कि India कितना progress कर रहा है. So how is it delinked? Plus, even though the consumption is low as of today, but investment जो retail investments है stock market में, it's at its all time high. तो फिर मतलब is it not compensating? देखो correct, I fully agree with you. I fully agree with you that the number of demat accounts have kind of exploded. The number of people who are doing SIPs in monthly this thing schemes have exploded. The kind of retail participation which is there has exploded. And in fact, to the extent that people say that even though foreign investors have withdrawn huge amount of money this year, अगर हम देखेंगे कि नेट जो है ना इस बार बहुत ही कम, मतलब इन सम 100 of millions ही आया है सेकेंडरी मार्केट में, डिस्पाइट दैट द इंडाइसेस आर नॉट दैट मच डाउन। एक जमाना था, मे बी यू आर ऑल नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, बट एक जमाना था जब फॉरेन इन्वेस्टर जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा लेकर बाहर जाने लगते थे, निफ्टी यूज टू कम डाउन crashing, okay, because the market was so much dependent upon the foreign money. But now there is a lot of money which is the retail investors money. But ये देखो, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेलिंग मिडिल क्लास. Now when we talk about the retail investors, what as per you is the proportion or the percentage of people who invest in any kind of markets, equity or mutual fund directly or through mutual funds? How many percentage of people as per you invest? 2 to 3% of the country. नहीं, अब थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए, मैं 5% बोल दूंगा, चल ठीक है, मैं 5% बोल दूंगा। नाउ हम अभी बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इसमें कॉन्टेक्स्ट में, वी आर टॉकिंग अबाउट जो फॉरगेट अबाउट इस टॉप 15, 5 तो बहुत कम हो गए, हम उन 15% लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि टॉप, मतलब ये 85 अगर सपोज है तो ये इनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो 50 से 85 है। दिस इज द लार्ज मिडिल क्लास which we as a country, if we want to get into the Viksit Bharat mode and all that, then we need to bring them out of that middle class and make them into high income. So are these the participants in the markets? No, these are not. And therefore, when this particular article says that the let's say smashing performance of the stock markets does not really reflect the ground reality, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। हाँ, ये जो 15% है टॉप और या जो 5% है टॉप, देखो ये तो आपको ही पता है कि यार कोई अगर आदमी आज स्टॉक मार्केट में कोविड के जस्ट बाद में 100 रुपए लेके घुस गया और वो नहीं हिला वहां से, है ना, द पर्सन हैज नॉट मूव फ्रॉम देयर, तो आज उसके 100 रुपए 300 से 400 रुपए हो गए,
राइट। Right. किसने, अब कितने लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया नहीं किया, दैट्स डिफरेंट इशू, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द मार्च का जो 20 तारीख थी जब निफ्टी 7,000 कितना था मैं भूल गया उस पर चला गया था, तो आज अगर हम निफ्टी को 26,000 27,000 तक ले जा चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब 4 गुना कर चुके हैं हम उसका, राइट। तो 300 से 400 हो चुका होगा इसको। तो लेकिन ये वो लोग, ये कौन से लोग हैं, तो ये बेसिकली ये वाले लोग हैं, यानी ये वाले लोग नहीं हैं। तो स्टॉक मार्केट की जो स्मैशिंग परफॉर्मेंस है, दैट कैन नॉट मास्क द पेन दैट इज बीइंग फेल्ट बाय दिस मिडिल क्लास, एंड दिस इज वेयर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम। ऑल्सो व्हाट ही सेइंग इज दैट जब हम 26,400 पे गए थे, या जो भी सेंसेक्स में अगर हम 88,000 पे गए थे, तो वी वर ओवर वैल्यूड। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे ओवर वैल्यूएशन जो है वो बहुत हो गया है, और वो ओवर वैल्यूएशन जो है धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्ट होगा, बिकॉज देयर इज अ फेयर प्राइस। जैसे निफ्टी का पी है या ये, तो उसको कहते हैं कि 20 21 21 इज अ फेयरली वैल्यूड। तो वो 25 26 27 गया था, तो ज्यादा हो गया था, राइट। सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज कमिंग, दिस इज वेयर दिस इज यर कमिंग फ्रॉम। इंपोर्टिंग गुड्स फॉर मिडिल क्लास। नाउ इसमें ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम रिच लोगों के लिए चीजें बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करते हैं फॉर ऑर्डिनरी पीपल। दैट मीन्स जो हमारे मास के जो गुड्स हैं वो सब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो हमें बेसिकली अप मार्केट हाउसिंग जो मैं बता रहा हूँ कि 5 5 करोड़ 8 8 करोड़ और उसके घर बन रहे हैं, राइट, जबकि आम आदमी हाउसिंग जो है वो बन नहीं रही है, राइट, बिकॉज वी हैव शॉकिंगली लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ स्केल। तो वहां पे हम नहीं जा पा रहे हैं। तो these are the real issues that the government has to take care of if you want to go into that Viksit Bharat mode or something like that, right? So economy is like it was in during the Mughal Empire, Mughal Empire. It produces bespoke goods. Bespoke means custom goods to at high markups for the rich, but unable to service the mass market demand of ordinary Indian due to low productivity. Rent seeking, not profit maximization, is therefore the goal of most entrepreneurs. तो यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी, राइट, इनफॉर्मल मीन जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्मॉल आउटलेट्स, छोटे मोटे जो लो क्वालिटी की चीजें बनती हैं, राइट। In India, even the richest geography provides a cup of tea and a snack in an informal eatery at third world prices to the majority, while a minority patronize formal eateries. So, see, the point here is that आपको जो ये एक लार्ज चंक ऑफ पीपल है मिडिल इनकम, इनको वहां लेके जाना है, और ही इज नाउ कमिंग फ्रॉम the examples of other countries which promise to be similar, like they also promise to deliver the middle class and bring it out of poverty to, or not poverty, but bring them to a high income level, but they failed to do so. So this particular thing is exploring whether we are also going the same way, and if we are, then we should do the course correction before we end up becoming like those. वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, राइट, ब्राजील एंड थाईलैंड, राइट, और जो सक्सेसफुल हैं वो है साउथ कोरिया और चाइना। तो ये जो परसिस्टेंट लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है इज व्हाट सेपरेट्स फेल्ड इकोनॉमीज लाइक ब्राजील एंड थाईलैंड। मतलब आज की तारीख में भी अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ पे इन एनी सिटी यू गो, राइट, यू विल फाइंड ऑल पीपल रोड साइड वेंडर्स, रोड साइड स्मॉल ईटरीज और टी शॉप्स, और डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस इन इनफॉर्मल मैनर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो दोज शुड बी मूविंग टू मोर फॉर्मल, राइट। तो वो नहीं हो पा रहा है। दिस इज अ परसिस्टेंट डिस्टिंग। तो ये ब्राजील और थाईलैंड का एग्जांपल दिया गया, और जो सक्सेसफुल थे, जो कि इससे ओवरकम कर लिए उन्होंने, साउथ कोरिया और चाइना का एग्जांपल दिया, राइट। मेन एक्टिविटी हैज बीन कॉम्पेंसेटरी नॉट प्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये अब हमने इसके बारे में ऑल दीज आर मार्कर्स ऑफ अ फेल्ड मिडिल इनकम कंट्री। सर हम्म सर इनफॉर्मल जो इकोनॉमी का पॉइंट है कि हम्म उससे हम ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे टुवर्ड्स फॉर्मल इकोनॉमी, इसकी हम्म रीजन क्या है अदर देन ब्यूरोक्रेसी एंड जो टैक्स ठोक देते हैं, सरकार टैक्स ठोक देती है। आई थिंक दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट टू बी इनफॉर्मल रादर देन टर्न फॉर्मल एंड नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखो देखो, how do people come out of, let's say typically, let's say, so I'm talking about now people like me, suppose, okay, now when we were young, right, so when we were young, in the sense, I mean, I'm sure your parents also, आप उनसे भी जब बात करेंगे तो they will tell you the same stories
let's say you studied in 90s, passed out in some 90s, middle 90s, or maybe end 90s or something, आप लोगों के पेरेंट्स, राइट? एट दैट टाइम इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ, अभी लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, and then we entered the workforce and the future looked bright, and then we grew along with it. Most of us, हमारे जो जितने भी लोग हैं साथ के या आसपास के, everybody kind of grew along with the whole economy and came out of, because when we were here, then the per capita that we had or whatever our income was kind of very low, and then everybody was able to come out, and most of us are in a kind of reasonable situation here. तो किसी भी सेगमेंट को आपको अगर उस जगह से निकाल के, वेयर योर अर्निंग्स आर प्रीटी लो एंड you want to move into a higher income bracket, you need to provide what? You need to provide education and you need to provide jobs. Suppose we were not, we could not get education, right? Most of the people, right, your parents or you would have seen people, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई कुछ भी बन गए, बट पीपल गॉट एजुकेटेड, राइट? Decent education, and there were jobs available, right? And therefore most of the people got lifted from that state. Okay, most of us, I mean, मेरे अगर साथ की बात करें, engineering, I was studying my engineering, passed out in the early 90s, and जो भी हमारे साथ में थे, 80-90% people were the same, same background, small, average families and all. But now at this stage, lots and lots of us, I mean, बहुत सारे हैं मेरे साथ के who have done extremely well. People have, gone on to build companies, acquire companies. People have been doing great in their jobs, in maybe corporates or in government sector or in somewhere else. So most of the people have, kind of, हार्डली यू विल फाइंड कि अगर किसी बैच में वो बच गए जो कि बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बहुत कम मिलेंगे आपको अगर आप उस जमाने की बैचेस को देखोगे तो, ठीक है? तो उनको सबको क्या मिला? उनको एजुकेशन मिली और उनको जॉब्स मिले. टुडे व्हेन पीपल डोंट हैव एजुकेशन, पीपल डोंट हैव जॉब्स, व्हाट वुड दे डू? They would open a tea stall, they would open an eatery, or they would open some kind of an informal economy. Because one is your population also exploded, and there was no commensurate investment done. How did China reach where it is? Right? Look at their education system. Okay, China का अगर आप पढ़ेंगे चाइना के बारे में, तो you will realize that they were leaps and bounds ahead, right, in terms of student enrollment, in terms of the kind of education, primary level. और हमारे यहाँ पे सिर्फ डिग्री देने का है कि उसको ग्रेजुएशन करा दो, ये करा दो. सी किसी कंट्री में कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे भी, इवन यू लुक एट अमेरिका एंड ऑल, people blindly don't go to college because college going is very expensive, and once you go to college then you get into a certain level. यहाँ पे तो डिग्री करना किसी के लिए कुछ भी है. People don't want to do jobs like getting skill. अच्छा, आप चलो एजुकेशन नहीं दी आपने, स्किलिंग, right? People get skilled in doing something, right? Some training, industrial training, something or the other, they get skilled and then they get employed. तो आपको या तो वो करो, तो कुछ नहीं करना. So governments, successive governments, so it's a failure of successive governments that people have largely remained a part of the informal economy. So I hope things are clear a little to some extent with this background. Yes sir, समझ गया. Got it. तो ये समस्या जो है, मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब, और उसमें ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट. सी गवर्नमेंट के लिए क्या सूट करता है? गवर्नमेंट के लिए सूट करता है कि पीपल रिमेन अनएजुकेटेड and Yes people keep fighting for the basic needs, right? क्यों? तो कि then they will not be able to question the government, they will not be able to question the policies, they will not be able to they will not kind of be swayed by the promises of 2100 rupees or some kind of some liquor thrown at them in the elections or some small bits handed over to them. तब वो लोग वो नहीं लेंगे ना. तो इसलिए it this is the political system, right? It suits them to keep people uneducated and occupied with these useless fights. हिंदू मुस्लिम करा दो, मंदिर मस्जिद करा दो, ये करा दो, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बढ़ जाए असली चीजों से, right? So I'm not kind of telling you that this ideology or that ideology, ये है यहाँ पे, right? Reservation, right? That's another bane. Okay, that's another bane. No, I'm not again against reservation, नहीं हूँ मैं, लेकिन all I'm saying is कि जो उसका ultimate fallout होता है वो बहुत ज्यादा ये है, right? And then that keeps sir. accumulating. Yes.
तो बस एक मतलब आपने जो बताया आई गेट इट, मतलब तो बस मुझे ये एक और डाउट था, जैसे अगर मान लीजिए कि इफ इन सम इंटरव्यू दिस कम्स आउट, दिस पॉप्स आउट इन फॉर्मल इकोनॉमी से व्हाई आर वी नॉट एबल टू ट्रांजिट, तो शुड आई यूज, मतलब जैसे ये प्रोवोकेटिव चीजें हैं, लाइक शुड आई मेंशन दीज रिजर्वेशन, जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो हमेशा पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एंड दिस एंड दिस, or should I be diplomatic kind of? It is नहीं, very hard to be diplomatic, I know, नो नो इट but इज, should I? हाँ see, तो आपको देखो ये जरूर बोलना है कि सी पीपल कम आउट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इफ दे गेट गुड एजुकेशन एंड इफ दे गेट इनफ जॉब्स. Now, to get good education, the government has to spend a lot of money on education, which unfortunately, by the figures of GDP, it is highly inadequate. So, the kind of investments that some country like China had made was humongous, and that has yielded them great results. So, they've got a skilled workforce. Even today, the situation is that there are many industries, particularly some electronic and this manufacturing, where we don't have skilled people. And after this issue with China over the last few years, we had stopped issuing visa to Chinese personnel. And because of that, there are many of these companies who have not been able to function because they don't have the people to run those factories. And they had requested the government that भैया वापस से चाइनीज लोगों को वीजा देना शुरू करो, नहीं तो ये हमारे यहाँ ही बंद हो जाएगा. And then the government relaxed some norms, and again now they have started issuing visa to Chinese. So the point is we don't have those kind of skilled people. So Chinese लोगों को, जो चाइनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, वो इसलिए भी ले गए हैं बिकॉज दे हैड अ स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल देयर, and that is why they were able to scale up and build those kind of mega factories and be the global factory to the world, whereas we have not been able to do so. And plus, we have not been able to attract the foreign investments because of the ease of doing business, because of bureaucracy here. Again, we have what happens is that if somebody, अब ये क्या है, हम डीप में घुसेंगे चाइना और इंडिया के कंपैरिजन के बीच में, कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसके जो एडवांटेजेस हैं, दे हैव एक्चुअली काइंड ऑफ hampered or shackled us from getting the advantage that China could, because it was a kind of you can say authoritarian regime. Because China is like it's not a democracy, and there you cannot do whatever you want. You have to go by what the state wants, and therefore they could implement a lot of such things which may have not been possible here because of the diversity here, because of our structure of the governance, जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा, स्टेट है इसमें, वो अपने हिसाब से करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट कोई सी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सी है, वो कॉपरेट करती है नहीं करती है, हर स्टेट के अलग अलग वो है. तो हम ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम एक कंट्री नहीं हो, हम 30 कंट्रीज हो. whereas if you look at a country like China, then they obviously work as if they are one. So that's why they've been able to implement all this and reached where they have reached. So whether we'll be able to do that or not, so there are lots and lots of things to think about. It's not as simple or straightforward. Random question: should one try to move to another nation in the long run in the late 20s? And if yes, then which ones are good? See, you are asking this at a very wrong time. Let me ask people. चलो अब इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक और डिस्कशन छोटा सा कर लेते हैं. टाइम हमारा हो गया, but still we'll do one more discussion. You would have read many reports that many Indians have left the Indian citizenship and they've gone abroad. That is one way. Then many people are now looking to go, not stay in the country. So whether it is the right time, or what are your thoughts? And if yes, then which are the countries to target? ऐसा एक question आया अभी. So let me get your views. Anyone? सर सब जर्मनी जा रहे हैं आजकल, तो दुबई और जर्मनी, तो उधर ही चले जाना चाहिए, कुछ तो होगा. दुबई और जर्मनी, ओके चलो ठीक है. क्यों, अच्छा क्यों दुबई और क्यों जर्मनी? सर दुबई में तो सुना है टैक्स इज नील, तो दैट इज व्हाई मेनी पीपल आर शिफ्टिंग देयर. जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर स्पेंडिंग एंड एजुकेशन इज ऑल फ्री, and tax rates are high, but the kind of quality infrastructure that we get is commendable. So that is why people prefer Germany and other European nation like Luxembourg. Yeah. But tell me one thing. Have you heard that there is a huge anti-immigration sentiment
everywhere, whether it is Europe or it is US or it is any. I mean, particularly people are attracted to go to the US or the European Union countries. Uh, okay, Dubai, Singapore, these are different set of countries. Fine, we can discuss about those. Dubai, Malaysia, Yes, और sir. US and सिंगापुर. EU are the all-time favorite. वो तो तो अब ईयू में आप देखेंगे कि कितना एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट हो चुका है, right? If you look at Germany, and now if you see everywhere, hard far right governments are going to come in, whether it is Germany or it is France or it is Italy, and they don't like foreigners. Now, of course, they are not against skilled foreigners like maybe Indians, but they're obviously against foreigners who come from Africa and Middle East and all. क्योंकि जर्मनी की जो आई मीन ईयू की जो पॉलिसी थी तो दे ब्रॉट इन आई मीन और दे लेट मेनी इमिग्रेंट्स कम, बट नाउ देयर इज अ ह्यूज वेव ऑफ एंटी इमिग्रेंट्स. अब नीदरलैंड्स का अगर आप पढ़ रहे हो तो नीदरलैंड्स में जो गीट वाइल्ड जो उनका वो बना है नया, तो ही इज थ्रोइंग आउट पीपल. I mean, he's threatened to throw out people just like Trump has done. तो अब इन सब कंट्रीज में एंटी इमिग्रेंट वेव्स हैं, बट यस ऑन द अदर साइड वी कैन से दैट इन कंट्रीज को मैन पावर की बहुत जरूरत है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है. तो अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग जापान एंड साउथ कोरिया, राइट? दीज आर टू हॉट प्लेसेस वेयर ऑब्वियसली नाउ पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से गिर रही है यहाँ पे, और इनको काम करने वाले लोग चाहिए नहीं चाहिए. तो दीज आर अगेन द सेट ऑफ कंट्री दैट वन कैन target, because obviously, so see, we are talking about skilled manpower, yeah, कि जो आप मतलब you have got some skills or where or experience where you can target these countries and go there. Now somebody might ask कि अच्छा क्या पढ़ने के लिए जा सकते हैं वहाँ पे? तो पढ़ने के लिए जाना again is a kind of a dicey thing. इसको हम डिस्कस करेंगे. We will Poland too. Yes, Poland too also. Yes. So see. A lot Countries. of people are also migrating for better living conditions because rightly said by some minister that we pay taxes like the euro, but we get services like Somalia. So सोमालिया, ये एक बहुत कॉमन वो चल रहा है. तो मतलब everybody wants good working conditions, whereas in India, like the taxes are very high and everything is being taxed, but services नहीं मिल रही है मिडिल क्लास को. तो करेक्ट, like there is very stagnant position they तो are सर at. अगर करेक्ट. टैक्स वाली चीज हटा दे तो मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से. आई हैड कजन सिस्टर एंड अ फ्रेंड, मतलब सीनियर ऑफ माइन, जो शी हैड अ चांस टू गो टू जर्मनी बट शी चूज टू स्टे इन इंडिया जस्ट बिकॉज हाउस हेल्प वगैरह नहीं मिल सकते वहाँ पे. दे आर वेरी वेरी कॉस्टली इन जर्मनी. द लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई, बट इन इंडिया शी कैन हायर अ मेड इन टियर 1 सिटी फॉर वेरी करेक्ट, चीप एंड गेट हर वर्क डन. तो एक करेक्ट, ये रीजन के लोग नहीं भी जाना चाहते करेक्ट, हैं. करेक्ट. Very true. Because see, one is that see, when you go to any such country, then you have to handle things on your own, which is very difficult for many people who have been used to having a lot of helps around, domestic helps of all sorts of people, right? Very cheap domestic help. Whereas you go to any foreign country, you can't afford, because obviously they'll be very expensive and you can't afford. So you have to do all the work yourself. So that's another factor which deters a lot of people. But if you are, if it doesn't, you don't really bother about it, then one can go. But देखो प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये कि आपको एक तो वो स्किल सेट होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, है ना? और दूसरा ये कि आपको वहां पे वो एंटी इमिग्रेंट और वो तो वेव्स तो आपको सहन करनी पड़ेगी. मतलब सी, जैसे अमेरिका में अभी H1B के ऊपर काफी ये आपने अगर जो हल्ला हुआ है, और लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ huge, not a war exactly, but there was a war of words between people in Republicans, because there were some who were saying that this H1B program should be put to a stop, whereas Elon Musk and Ramaswamy and even Trump, they said that no, it's a good program, it should be continued. But again, Musk then changed his view the other day and to some extent in saying that no, it should be reformed. तो ये एक सब ऐसे इश्यूज अब हर जगह से आएंगे आपको, जहाँ पे कि वो इंडियंस की सक्सेस देख के, इंडियंस का वो देख के, and they feel that we have been deprived of it, and therefore there is a kind of negative sentiment in their minds against people like people who come and I mean they think that they take the resources away, but then Indians are contributing a huge deal to their टेक prowess. अमेरिका की टेक prowess जो है उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है. So anyway, we will have this discussion. फिलहाल I think we
kind of got into lot many other discussions, and then we let's wind this up. So markers of a failed middle income country, ऐसा लग रहा है, situation is grim but rectifiable. So all is not gloom and doom. Policy makers must face and address reality, not be content with boasting and obsessing with arcane targets and empty nativist slogans. तो ये जुमलेबाजी और इस तरह की बातें ना करें और रियलिटी में धरती पे आए, तो चीजें बाहर हो सकती हैं. तो आई थिंक मे बी द गवर्नमेंट listens to, and this budget we see some of the things, at least कुछ भी हो जाए, टैक्स कट ही हो जाए तो लोग खुश हो जाएंगे. यस सुशांत, सर मेरा इससे एक थोड़ा हटके डाउट था, मतलब जेनेरिक डाउट था. कैन आई आस्क इट राइट नाउ? प्लीज प्लीज गो अहेड. हाँ सर. सर जो आप जैसे ये सेशंस लेते हैं, व्हाट डू यू रिकमेंड? शुड आई टेक नोट्स ऑफ दीज और शुड आई जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली एंड देन अगर मेरे को जरूरत पड़े देन आई गो टू दीज पीडीएफ दैट आर अपलोडेड ऑन द पोर्टल एंड देन हाँ हाँ हाँ, yes yes, because when we kind of listen with the intent of taking notes or something, तो कई बार मिस हो जाता है वो पॉइंट डिस्कशन में, क्योंकि हमारा कोई ये मतलब ऐसा एक करिकुलम बेस्ड तो है नहीं, राइट. वी इट्स अ फ्री फ्लो डिस्कशन एंड वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू अदर. तो आप इसके बाद में, सेशन के बाद में, जस्ट पॉज, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड, try to just make maybe some notes, or yourself, not notes but at least some pointers, some kind of a capturing the session, that what all we discussed. And then if you find that there were gaps in your understanding which you would like to address, then you can go and look at the recording quickly and fill in those gaps. बस. एंड व्हाट अबाउट टीटीबीआर से जो टॉपिक्स टू बी रेड डेली वाला आप शेयर करते हैं? मैं देखा बहुत बल्कि पीडीएफ है 30-35 पन्ने का. आर वी सपोज टू रीड एंटायर नहीं और नहीं, नॉट एंटायर बट द की स्टोरीज. इफ यू वांट मी टू, आई डोंट नो, मतलब क्योंकि कुछ लोगों को उसमें से हो सकता है कुछ चीज ठीक लगे, कुछ को कुछ चीज ठीक लगे. तो आपको अगर लगता है कि कोई ट्रैक आप पकड़ के रखा है आपने और उसके ऊपर वो चल रहा है, तो उसको आप पढ़ते रहो. बट बहुत सारी चीजें उसमें, जैसे पर्टिकुलरली आई डोंट लाइक टू मच ऑफ उसमें जो शुरू शुरू वाले 2-3 आर्टिकल होते हैं ट्रिब्यून के और उसके उसके, वो नहीं पढ़ता. जैसे मुझे इंडियन एक्सप्रेस, आई लाइक रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल जरूर पढ़ लेता हूँ, और हिंदू के कुछ कुछ आर्टिकल्स. तो आई हैव गॉट माय फेवरेट पब्लिकेशंस आल्सो, तो आई वुड रीड मोर ऑफ दोज रादर देन द अदर पब्लिकेशंस. राइट. सर सर मैंने मतलब हिंदू मेरे यहाँ आता है, तो आई हैव मतलब नोटिस कि हिंदू इज वेरी वेरी समटाइम्स वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दी साउथ सदर्न पार्ट ऑफ यस, इंडिया. तो वी कैन इंडियन लुक एक्सप्रेस एट. पढ़ो ना आप. आपको लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे चैनल है. आप मुझे मतलब, आप, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट देयर आर टेलीग्राम. आई एम अवेयर बट आई हाँ, लाइक टू लाइक रीड इट. अच्छा अच्छा, यू लाइक टू टेक अ फिजिकल कॉपी. या राइट. अच्छा, ठीक. बट सी, आई फाउंड इंडियन एक्सप्रेस मच बेटर देन हिंदू, एंड पर्टिकुलरली जो उसके एडिटोरियल और उसके जो ओपेड कॉलम्स होते हैं, और जो 2-3-4 कॉलम उसके होते हैं, मुझे काफी अच्छे लगते हैं. तो दोज राइटर्स ऑल्सो, मतलब जो प्रताप भानु मेहता है और एक दो जो इनके हैं कंसल्टिंग एडिटर, वो सब मुझे अच्छे लगते हैं. तो आई काइंड ऑफ रीड दोज. तो वो आपकी चॉइस है. आई मीन, आई नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीवन. If you think that you see, some people might find Times of India to be better, fine, absolutely go ahead and read, no issues. तो वो गॉट पीटीवीआर में से मतलब 4-5-6 आर्टिकल पढ़ लो जो आपको लगता है मोर रेलेवेंट है, राइट, और मोर रेलेवेंट टू आर सब्जेक्ट. जैसे हमारा कॉन्टेक्स्ट भी हमें देखना पड़ेगा ना. हमारा कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी या कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, हमारा कॉन्टेक्स्ट एमबीए से रिलेटेड है. तो उसको हमें, और हमारे उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा. जैसे कई बार कोई आर्टिकल होगा, वो किसी गवर्नमेंट की किसी स्कीम, कोई रैंडम सी कोई स्कीम को लेके चालू हो जाएंगे, या कोई बहुत ही एक एजुकेशन की कोई चीज को लेके वो उसके उसमें घुस जाएंगे, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं. गॉट इट. या राइट. राइट. All right, so that's it for today. Okay, so thank you. So आप लोग अपने अपने आंसर्स वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं, and you can send to me. So let's close the session. थैंक Thank यू you सर. and good गुड night. नाइट. Bye.